रीबर्थ ऑफ पावरफुल मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 7। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा उस मोटे लड़के पास आए और उसके मुंह के एक पूंछ मार दिया जिससे उस लड़के की नाक से खून बहने लगा था। राजवीर की ट्रेनिंग की वजह से अंश और वंश में थोड़ी ताकत आई थी, लेकिन अंश में ज्यादा थी क्योंकि वंश हिमेश ही ट्रेनिंग में आनाकानी करता था। इसलिए अंश खुद को स्ट्रॉन्ग बन रहा था ताकि अपने भाई को पराते कर सके, और ऊपर अब उसके ऊपर पलक की भी जिम्मेदारी थी। उसने उसे लगातार और 2 पंच मारा, फिर पलक को लेकर मेडिकल रूम चले गए। अब आगे सिंघानिया पैलेस में जब सब लोगों ने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी तो सब दिल दहल गया था। वही राधिका जी की आंखों से आंसू बहने लगा था। उन्हें लगा कि कहीं इन लोग ने आशीष का हाथ, सच में वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि आशीष भले ही उनका बेटा नहीं था लेकिन वो उसे अपने बेटों से कम भी नहीं समझती है। लेकिन फिर उन्होंने ने जबरदस्ती अपनी आंखों को खोल तो सामने के नज़ारा देख हैरान वही स्नेहा जो अपनी आंखों को हल्के से खोल का ये सब तमाश देख रही, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि सामने नित्या खड़ी थी, वही वो जो कि अभी आशीष के ऊपर वार करने वाला था। वो आदमी इस वक्त उसके कदमों पे पड़ा था और नित्या ने बड़ी है बेदर्दी से उस इंसान के हॉकी वाले हाथ को पकड़ के मोड़ दिया था। वही वो आदमी अपने हाथ को पकड़ के चीख रहा था, लेकिन नित्या को देख के लग रहा उसने अभी अपनी 1% भी ताकत नहीं लगाई है। नित्या के बगल में खड़ा मोक्ष भी हैरान नजर उसकी स्पीड और ताकत देख रहा था। आशीष और उसको पकड़ के रखे लोग भी हैरान नजर से उसको ही देख रहे थे। नित्य ने अपने प्लान मुताबिक अपने काम पूरा कर लिया था। अब उसे घर पे कुछ बिन बुलाए मेहमान से निपटना था। जिस वो घर आए कि तभी उसकी नज़र मोक्ष पे पड़ी जो कि अभी कार से बाहर आया था और उसको देख रुक गया। नित्य भी उसके साथ पैलेस में आए और जैसे ही उसकी नज़र हॉल गई तो सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें ठंडी और कोल्ड हो गई थी। उसने सुकेश की आधी बात को सुन तो मोक्ष ने भी गुस्से से सुकेश को देखने लगा था। आखिर इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसकी निया को किसी और के साथ जोड़ने की। वो अभी सुकेश को घूर ही रहा कि तभी उसे की आवाज सुनी दी जो आशीष को हाथ तोड़ने का आदेश दे रहा। उसकी बात सुन नित्य को उसके ऊपर बहुत तेज गुस्सा आया और अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही नित्य ने उस आदमी के पास पहुंच गई थी। वही सुकेश भी ये सब देख हैरान था। तभी वो जल्दी ही अपने होश में आते हुए गुस्से से बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर आके मेरे ही आदमियों के साथ ये सब करने की। उसकी बात सुन नित्य उसकी तरफ देखते हुए बिन किसी भाव के बोली, अच्छी ये तुम्हारा घर है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये घर तुम्हारा है। उसकी बात सुन सुकेश हंसते हुए उस फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देख सबूत कि इसके बड़े बेटे ने इसका घमंड तोड़ के अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी और इस बिजनेस को हमें दिया है और इंडिया छोड़ के भगा गया। वैसे ये सब पूछने वाली तू कौन है? वैसे भी ये तेरे घर का मैटर नहीं है और नहीं तो इन सब में पड़। उसकी बात सुन नित्य हंसते हुए बोली, कमल है, अभी कुछ देर पहले तुम मुझे अशुभ बोल रहे थे और मेरा रिश्ता करने की दलाली भी कर रहे थे और अब मुझे पहचाने भी नहीं रहे हो। और ये घर का मैटर तो ये मेरा घर है तो ये मेरा मैटर हुआ। उसकी बात सुन सुकेश को बहुत तेज गुस्सा आया और उसकी बात भी समझ गया था। उसको ये भी समझ आ चुका था कि ये लड़की ही सिंघानिया परिवार की बायोलॉजिकल बेटी है। सुकेश अपने होठों पे तिरछी मुस्कान के साथ ही व्यंग करते हुए बोला, अच्छा तो वो तुम हो जो बचपन में चोरी हो गई थी और अब वापस भी आए तो अपने साथ सिंघानिया परिवार की बर्बादी लेकर आई हैं। नित्य ने उसकी तरफ एक नज़र देखा, फिर वो उसके हाथ से फाइल ले लेती है और पढ़ने लगी। उसके होठों पे एक एविल स्माइल गई जिसे देखने से पहले उसने चुप किया था। तभी उसने सुकेश की टफ देखते हुए बोली, मैं इसका क्रॉस चेक करवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ करवा लो, सुकेश ने बड़े ही घमंड से कहा। वही मोक्ष के पीछे आ रहा वीर ने जब ये सुन तो अपने आप से बोला, हमने बर्बादी के लिए पहली बार किसी को घमंड करते हुए देखे। तभी नित्य ने एक आवाज दी, वीर। वीर जो कि अब पीछे से मोक्ष को घूर रहा क्योंकि उसकी नज़र अब मोक्ष पे पड़ी तो उसको उसी तरह घूरने लगा था। मोक्ष के पीछे खड़ा उसको ही घूर के देख रहा था क्योंकि आगे से घूरने की हिम्मत उसके अंदर तो नहीं थी। वो जल्दी से आगे आया तो नित्य ने अपने हाथ की फाइल उसको दो। उसने भी जल्दी से उसके हाथ से फाइल लेकर पढ़ने लगा। थोड़े टाइम बाद वो चेहरे पे मुस्कान लिए सुकेश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सुकेश सिंह, ये पेपर्स ओरिजिनल नहीं है। आपके वकील ने आपको बेवकूफ़ बनाया था, उसने ये पेपर्स निकली दिए हैं। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, मैम उस पे जो साइन है वो रक्षित सिर का ही, लेकिन ये पेपर्स नकली हैं। इस पेपर्स को अगर कोर्ट में सबमिट भी किया जाए तो मिस्टर सुकेश सिंह के ऊपर उल्टा कैसे धोखाधड़ी का केस चलेगा। उसके बाद नित्य ने अपना फ़ोन निकाला कि रक्षित को कॉल किया। थोड़े ही टाइम में रक्षित ने उसका कॉल पिक। नित्य ने कॉल को स्पीकर पे कर दिया। तभी रक्षित की आवाज़ आई, हेलो एंजल, कैसी हो?
उसकी बात का जवाब देते हुए नित्य बोली, भाई क्या आपने न्यूज देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? रक्षित ने कंफ्यूज होते हुए बोला। नित्य ने उसके बात का जवाब देते हुए बोली, भाई घर पे कुछ लोग आए हैं और बोल रहे हैं कि आपने सिंघानिया पैलेस के साथ साथ सिंघानिया कॉरपोरेशन के बेच दिया है। अब वो लोग यहाँ पे हमें घर से निकालने आए हैं। उसकी बात सुन रक्षित जल्दी से बोला, एंजल मेरा बिलीव करो, मैंने इस कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं जितने दिन इंडिया में था उतने दिन में ऑफिस में सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए जाता था। उसके बाद में तुम्हें सिंघानिया कॉरपोरेशन घूमने ले गया, वहां पे मैंने दिल साइन किया था। उसके अलावा मैंने उस दिन पूरा तुम्हारे साथ ही था। फिर वो थोड़ी इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोला, कसम से एंजल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। भाई हम सब आप पर बिलीव करते हैं, आप बस अपने कम पे ध्यान दीजिए और यहाँ के बारे में मत सोचना। दूसरी तरफ रक्षित ने जो कि पानी हंसी छुपा के बोला, ठीक है एंजल जैसा तुम कहो, लेकिन जो भी होगा मुझे इस बारे में बताना। वही रक्षित और नित्य की बात सुन सिंघानिया परिवार के चेहरे पे खुशी के भाव आ गए। वही अब सुकेश के पैरों तले जमीन सरक गई। वो गुस्से से बौखलाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। गुस्से से उसके गले से आज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। आखिर उसका प्लान खराब हो गया था, लेकिन वो अभी भी इस बात को मनाने को तैयार नहीं कि पेपर्स झूठे हैं। वही उसकी बात सुन वीर बड़े ही एटीट्यूड से बोला, मिस्टर सुकेश सिंह, मैं इंडिया के बेस्ट लॉयर में आता हूँ, चाहे तो आप गूगल पे मेरा नाम चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगत है कि मैं झूठ बोल रहा तो आप किसी और वकील से भी इस पेपर्स को चेक करवा लो। उसकी बात सुन सुकेश ने तुरंत किसी को कॉल किया और बोला, जल्द से जल्द सिंघानिया पैलेस आओ। ये बोल वो जैसे ही अपने फोन कट किया वैसे ही उसके फोन की रिंग बजी। उसने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन एक बार से उसका फोन बजा तो वीर थोड़ा व्यंग करते हुए बोला, लगता है आपको कॉल उठा लेना चाहिए, वरन आप न घर के होंगे और न घाट के। उसकी बात में चुप उसके बर्बादी के हिंट को हर कोई समझ रहा था। एक बार फिर से उसका फोन रिंग हुआ। उसने एक नज़र वीर, नित्य और मोक्ष पे घुमाई। फिर उसने जैसे ही कल्पित दूसरी तरफ से किसी की घबरी हुई आवाज आई, बॉस बॉस, वो किसी ने कंपनी के सीक्रेट को लीक कर दिया है। अब हमारे शेयर्स के प्राइस भी गिर रहे हैं और साथ ही हमारे हाथ से सभी प्रोजेक्ट निकल रहे हैं जिसे हमने सिंघानिया कॉरपोरेशन से चुराया था। और मीडिया में भी ये सब फैल गया है। उसकी बात सुन सुकेश हैरानी और घबराहट के साथ बोल, ये तो तुम क्या बोल रहे हैं? ये सब कब हुआ और कैसे? उसकी बात सुन दूसरी तरफ से आवाज, पता नहीं बॉस, पिछले 2 दिन से हमारे कंपनी में बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो चुकी। हमारे कंप्यूटर को हैक किया गया, हमारी आईटी डिपार्टमेंट भी कुछ कर नहीं पा रही है। उसकी बात सुन सुकेश की नज़र नित्य पे गई, जिसके होठों पे डेविल मुस्कान थी। वो किसी रानी की तरह उसके सामने बैठी हुई थी। वहीं उसके सोफे के साइड में मोक्ष बैठा हुआ था। अब तक पूरी सिंघानिया परिवार भी रिलैक्स होकर बैठ गए थे। आखिर पिछले 2 घंटे उनके लिए बात बुरे रहे थे। वही सुकेश नित्य को गुस्से से घूर रहा, तभी उसके कान में वीर की आवाज आई जो बोल रहा था, मेरी बहन से अपनी नज़र हाथ लो वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। और वैसे भी बुढ़ापे में अगर कोई हड्डी व्याधि टूट गई तो जोड़ने में मुश्किल होता है। वो इनडायरेक्टली उसे धमकी दे रहा था। वही सुकेश ने वीर को घूर के देख, फिर उसने नित्य की टफ देखते हुए आने दांत को पिसते हुए बोला, ये सब तुमने किया है न? उसकी बात सुन नित्य इनोसेंट बनते हुए बोली, पर मैंने क्या किया है और तुम मुझे पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? उसकी बात सुन सुकेश गुस्से से बोला, तुम सच में बहुत बुरी हो। मैंने तो तुम्हें अपने बेटे के साथ रिश्ते के लिए चुना था, लेकिन तुम तो सच में एक अशुभ। वो ही आगे कुछ बोलता मोक्ष, जिसे अब उसके मुंह से नित्य के लिए ऐसे शब्द और नहीं सुना जा रहा था, उसने पास में रखा वाश उठा उसके मुंह पे दे मारा। यही वो इंसान भी आ गया जिसे सुकेश ने बुलाया था। वो आदमी पहले सुकेश को खड़ा करता है, वही उस आदमी की तरफ फाइल देते हुए सुकेश बोले, इस पेपर्स को चेक करो दे। उसकी बता सुन उस आदमी ने उस पेपर को चेक किया। गुस्से से इसके हाथ की मुट्ठी बंद गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आने नहीं दिया और एक नज़र वहां पे मौजूद सब पे नज़र घुमाई। फिर वो सुकेश की तरफ देखते हुए बोला, ये पेपर्स फेक हैं। उसकी बात सुन सुकेश के सर ओह फाड़ टूट पड़ा था। वही मोक्ष ने अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, जाओ और उन्हें यहाँ से बाहर फेंक दो। उसकी बात सुन गार्ड्स आगे आए, लेकिन वो अभी उसे उठा पाते उसे पहले ही सुकेश नित्य के पास आए। उसको पता था उसके काले चिट्ठे दुनिया के सामने खुल चुके हैं और वो यहाँ से सीधा जेल जाएगा। वही उसको नित्य के पास जाते हुए देख आशीष और वीर उसके सामने आके खड़े हो गए थे। उन्हें डर था कि कहीं सुकेश नित्य को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वही सुकेश आने अंदर उमड़ रहे गुस्से और नफरत को छुपाते हुए अपने चेहरे पे उदासी और गिल्ट भरे एक्सप्रेशन लेट हुए बोला,
प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी कंपनी को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से कहीं भी सिंघानिया परिवार की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखूंगा, लेकिन प्लीज मेरी कंपनी को बर्बाद मत करो। उसको बात सुन नित्य बोली, अगर मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ दूं तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुन सुकेश बोला, मैं कभी भी सिंघानिया परिवार के आसपास भी नहीं आऊंगा और नहीं किसी को चोट पहुंचने की कोशिश करूंगा। वो तो तुम वैसे भी नहीं कर सकते, मुझे क्या फायदा होगा वो बताओ? उसकी बात सुकेश को समझ भी नहीं रहा था। वो फिर बोला, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। उसकी बात सुन नित्य ने एक एविल स्माइल के साथ बोली, सोच लो, हाँ तुम जो बोलोगी मैं सब करूंगा। सुकेश ने जल्दी से जवाब दिया क्योंकि उसको ये कंपनी बचानी थी। ये उसके डैड की कंपनी थी, लेकिन नित्य की बात सुन वो क्या उसके साथ साथ पूरी सिंघानिया फैमिली हैरान हो गई। वही उस आदमी की आंखों में खून उतर आया था। वो अपनी आंखों नीचे कर लेता है टिकी कहीं कोई उस चेहरे न देख सके। वही आशीष वीर तो अपनी एडमिरेशन भरी नज़र से नित्य को देख रहे थे और मोक्ष तो उसको और भी प्यार भरी नज़र से देख रहा था। उसकी निया सच में बहुत स्मार्ट थी, कैसे उसने पूरी बजी पलट दी थी। दूसरी तरफ मयंक अपने केबिन में बैठा काम कर रहे हैं। अचानक वहां पे किसी की आवाज आई जिसे सुन उसने अपने से को ऊपर किया और सामने वाले इंसान को देख उसकी हवा टाइट हो गई। उसके माथे पे पसीना आ गया। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, रोशन तत्तू, तुम यहाँ? इसी के साथ उसने अपने कोट को जैसी वो अपने चेयर के हारेस्ट पे रखा था उसे उठ के जल्दी से पहन लिया। अपने शर्ट के बटन को भी उसने जल्दी से बंद किया। इनफैक्ट उसने अपने शर्ट के उस आखिर बटन को भी बंद कर दिया जिसे लोग अक्सर सांस अच्छे से लेने के लिए खोलते हैं। वही डोर पे एक लड़की खड़ी थी, उसके चेहरे पे एक कातिल मुस्कान थी, आंखों में चमक। उस लड़की ने ग्रे बिजनेस सूट को पहन रखा था जो कि उसकी पर्सनैलिटी से बहुत अच्छे से मचका रही। वो देखे में बिल्कुल नैना की कार्बन कॉपी थी। वो अपने होठों पे मुस्कान लिए हुए अदर आती हुई, हाँ मानो मैं, क्या तुम्हें मुझे यहाँ देख के अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उसकी बात सुन मयंक बड़बड़ाया, आखिर चुड़ैल पिशाचनी को देखकर कौन से अच्छे खासे इंसान को अच्छा लगता है? वही उसको बड़बड़ाता देख और रोशन बोली, क्या बोल रहे हो तुम, जरा जोर से बोलो, हाँ ताकि तुम मुझे कच्चा चबा जाऊं। ये बात उसने अपने मन में कही थी। फिर अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए बोला, मैं बोल रहा कि तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा, आओ बैठो, मैं अभी बॉस को फोन करता हूँ। और बोलता, वो मुझे धोखा कैसे से सकते हैं? उसको फिर से कुछ बड़बड़ाता देख रोशनी बोली, अरे यार तुम क्या मुंह चला रहे हैं? अगर कुछ भी ही रहे तो थोड़ा जोर से बोलो ताकि मैं भी सुन सकूं। हाँ हाँ तुम तो सुना चाहोगी ही मेरी बात। आखिर मुझे खाने का इरादा जो बना रखा, मैं अभी कुछ बोलूंगा तो मेरे पीछे ऐसे पड़ेगी कैसे हिरन के पीछे शेर। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी सीट रोशन को ऑफर करते हुए बोला, मैम मैं बोल रहा था कि आप कब तक ऐसे खड़ी रहने वाली हैं, आप यहाँ बैठ जाएं। उसकी बात सुन रोशन उसके चेयर के पास गई और उसे बैठ गई। वही मयंक अब साइड में खड़ा हो गया था। रोशन बस एक तक उसको देख रही थी। फिर अपने मन में बोली, यार रोशन तुझे यही इंसान मिला था क्या प्यार करने जो कि मेरी तरफ देखता भी नहीं है? ये सोच उसके चेहरे मुस्कान आ गई। तो वही मयंक तो भगवान से दुआ मांगा था किसी को जल्दी से अपने काम से बुलाने के लिए। वो इस केबिन से बाहर जाना चाहता था। शायद आज भगवान को भी उसके मासूम शकल पे तरस आ गया कि उसके फोन बजा, बिना देखे फोन उठा लिया। फिर रोशन की तरफ देखते हुए बोला, मैम बॉस का फोन है, मैं आता हूँ बात करके। उसके बाद वो केबिन से बाहर चला गया। फिर वो केबिन से बाहर चला गया। कुछ टाइम बाद वो रोशन की तरफ देखते बोला, मैम बॉस ने मुझे बुलाया है तो मुझे अब जाना होगा, मैं अभी आपके किसी अटेंडेंट को स्नैक के लिए भेज देता हूँ। उसकी बात सुन रोशन ने अपना सरना में हिला दी और बोली, मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ, मुझे सबसे मिलना भी तो है। रोशन की बात सुन मयंक ने अपना सर हिला। तभी रोशन बोली, चलो तुम मुझे घर भी छोड़ देना, उसके बाद चले जाना। जैसे ही मयंक ने ये सुन वो जल्दी से बोला, सॉरी मैम लेकिन बॉस ने मुझे बस 10 का टाइम दिया और वो जगह घर के ऑपोजिट में आते हैं, इसलिए आपको अकेले जाना होगा। दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार हैरानी से नित्य को देख रहा और स्नेहा गुस्से से देख रही। तभी सुकेश बोला, ये तो तुम क्या बोल रही हो? हाँ आपने सही सुन, मुझे आपकी कंपनी चाहिए। नहीं मैं तुम्हें वो भी दूंगा। सुकेश ने धीट बनते हुए बोला, तो मत दो, वैसे भी वो कंपनी तुम्हारी है, मैं तो तुम्हें उसके लिए पे भी कर रही, लेकिन जब तुम नहीं देना चाहते तो मत दो। वैसे जिस हिसाब से उसकी शेयर प्राइस गिर रही है, अगले 2 दिन में वो पूरी बर्बाद हो जाएगी, फिर उस कंपनी की वैल्यू होगी 0। मैंने तो तुम्हारे प्रॉफिट को देखते हुए ये बात बोली थी। अब उसकी बात सुन सुकेश ने अपना सर उसकी तरफ से घुमा लिया और उस आदमी की तरफ देखने लगा जिसे उसने बुलाया था। उस आदमी ने हाथ के 2 उंगली के इशारे से अपनी मंजूरी दे दी, जिसे समझ सुकेश ने अपन सर झुकते हुए बोला,
ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी सेल करूंगा। उसकी बात सुन नित्य के चेहरे पे एविल स्माइल आ गई। उसने फिर वीर की तरफ इशारे किया, जिसे समझ वीर ने जल्दी से एक पेपर्स को उसके आगे किया। सुकेश ने एक नज़र इस पेपर्स को, फिर उसने उस पे साइन कर दिया। उसके पेपर्स पे साइन करते ही वो पे कुछ लोग आ गए। उनके हाथ में एक दो बड़े सूट कैसे थे। नित्य ने उस सूट केस को सुकेश के सामने करते हुए बोली, तुम्हारी कमानी बदले ये 50 करोड़ रुपए, और आज के बाद तुम्हारा उस कंपनी से की लेना देना नहीं है। वही सुकेश उस पैसे से भरा बैग देख के हैरान हो गया। उसने सोचा नहीं था कि नित्य उसको इतनी जल्दी पे कर देगी। इसने तो पेपर्स भी नहीं पढ़ा था। वही वो लड़का भी हैरान था, क्योंकि जिस हिसाब से एस कंपनी के शेयर गिर रहे थे, उस हिसाब से उनकी कंपनी की वैल्यूएशन कम हो गई थी। लेकिन फिर वो खुश था कि इसके उस कचरे कंपनी का इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा था। सुकेश और वो आमी बाहर आए, लेकिन बाहर सिर्फ पुलिस वाले खड़े थे, जो कि सुकेश के सामने हाथ कड़ी पहनाते हुए बोले, चले। उसके बाद वो लोग सुकेश वो वहां से लेकर चले जाते हैं। वो आदमी उस बैग को लेकर चला जाता है। इधर सिंघानिया पैलेस में सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे कि तभी ऋषभ जी नित्य की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, अगर तुम्हें बिजनेस में इतना ही इंटरेस्ट था तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं। उनकी बात सुन नित्य अभी कुछ बोलती उसे पहले ही मोक्ष बोला, अंकल, नित्य को ऑलरेडी एक होटल मैनेजमेंट का बिजनेस है, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी में आती है। उसकी बात सुन पूरी सिंघानिया फैमिली हैरान हो गई। वही नित्य घूर के मोक्ष को देख जैसे कह रही हो, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या। तभी वीर बोला, हाँ, हमारी मैम होटल मैनेजमेंट का बिजनेस, जिसका नाम ब्लू मून पैराडाइज है। इस नाम को सुनते ही सबके पैरों तले जमीन निकल गई। वही नित्य ने अपना माथा पीट लिए। वो अभी वीर के मुंह तला लगा देना चाहती थी। तभी मोक्ष बोला, नेहा, तुम उस सुकेश की साजिश के बारे में कैसे पता चला। उसको बात सुन नित्य ने सबको तरफ देख, जो कि उसको ही क्यूरियस होकर देख रहे थे, लेकिन उन सब में स्नेहा नहीं थी। ये देख उसको होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। वो समझ गई कि स्नेहा का भी इस मैटर से लेना देना है, पर क्या ये अभी पता करना बाकी था। नित्य ने जवाब दिया, वो उस दिन जब मैं भाई के ऑफिस गई थी तो उसने वो की सारी बता दी। सब लोग उसकी बात सुन हैरान थे कि तभी आशीष बोला, लिटिल सीस, वो सब तो ठीक है, लेकिन मीटिंग रूम में ऐसा क्या हुआ था कि भाई ने उस पेपर पे साइन कर दिया, ये जाने के बाद भी कि पेपर्स पे क्या लिखा है। उसकी बात सुन नित्य ने जवाब दिया, फ्लैशबैक मिटाए रूम में वो फॉरेन क्लाइंट रक्षित के कदमों में बैठे हुए थे। वही रक्षित उन्हें घूर के देख रहा था। तभी उनमें से एक ने बोला, सर प्लीज साइन कर दीजिए, वरना वो लोग हमारे परिवार और बिजनेस को तबाह कर देंगे। उसकी बात नित्य कुछ सोचती है, फिर वो अमित की तरफ देखती है और उसके हाथ से फाइल ले लेती है और रक्षित की साइन को कॉपी कर लेती है। फिर उसके जैसा है साइन वो उस पेपर्स पे कर देती है, फिर जल्दी से सीधी हो जाती है। वो उन आदमियों की तरफ देखती है जिनकी पीठ नित्य की तरफ थी। वही रक्षित की नज़र नित्य के ऊपर, जिसके होठों पे एक एविल स्माइल आ गई। नित्य ने अब रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, भाई साइन करो। उसकी बात सुन वो उसको कंफ्यूजन से देखने लगा। वही नित्य ने उसको आंखों से साइन करने को कहा। शायद इस बार वो समझ गया, जिसके कारण उसने अपने हाथ को हल्के से मूव किया। उसने देख नित्य ने जो किया है वो गलत है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। थोड़े ही टाइम में वो फॉरेन क्लाइंट वहां से चले गए। वही रक्षित नित्य की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, ये क्या था, और मेरी जगह तुमने साइन क्यों किया, और वो भी गलत, कहीं उन लोगों ने कुछ किया तो। नित्य ने उसको रिलैक्स किया और बोली, भाई, हमें उनकी फैमिली और कंपनी को बचाना होगा। अगर वो लोग आपके साथ ये डील करने के लिए राजी नहीं होते तो क्या उनके साथ ये सब होता। अगर देख जाए तो उस कंपनी ने आपके लिए ही उन्हें टारगेट किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि जो उन्हें कुछ कर न दे, भाई, कुछ नहीं होगा। जब तक वो लोग साइन को अच्छे से चेक न करे तब तक नहीं। अभी के आप उनके जाल में फंस चुके, ऐसा उनको विश्वास होना चाहिए ना। और रही बात चेक करने की, तो डॉक्यूमेंट असली है, इसलिए उसे अभी शक नहीं होगा। फिर उसने वीर को कॉल किया और बोली, जो बोल रही हूँ वो करो। उसके बाद वो जल्दी से उसको वो डॉक्यूमेंट की फोटो को भेज देती है और बोली, इसका फेक डॉक्यूमेंट रेडी करके लेकर आओ। ओके बॉस, बोल वो फोन रख देता है। लगभग 2 घंटे बाद वो रक्षित के केबिन का डोर नॉक होता है। रक्षित अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। तभी वीर आता और जल्दी से नित्य की फाइल बढ़ते हुए बोला, बॉस, जैसा कि आपने कहा था काम हो गया है, ये रही फाइल। ठीक है, अब एक काम और करो और पता करो कि एसएस कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन है। बॉस, उसमें पता करने वाली कौन सी बात है। उस कॉर्पोरेशन के सीईओ को मैंने बहुत बार जेल कराई है, पता नहीं कैसे फिर से बाहर आ जाता है। उसको बात सुन रक्षित हैरान होते हुए बोला, लेकिन वो तो एस कॉर्पोरेशन का सीईओ बहुत मिस्टीरियस है। फिर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये वो ही है।
उसकी बात सुन वीर बोला, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, और यही नहीं वो 2 दिन बाद जेल से बाहर आ रहा है। उसकी बात सुन नित्या बोली, वीर उस इंसान के ऊपर नजर रखो। फिर रक्षित तरफ देखते हुए बोली, भाई अब आप इस पेपर्स पे अपने ओरिजिनल साइन करो, और हाँ अगर आपको डैड की साइन आती है तो वो भी करो, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में डैड के भी कंपनी के पेपर्स थे जो कि किसी ने पहले ही डैड से साइन करवा लिए थे। उसको बात सुन रक्षित हैरानी से बोला, बच्चा तुम क्या बोल रही हो? हाँ भाई इसलिए आप बस साइन को जिए। उसकी बात सुन रक्षित ने अब बिना किसी सवाल के साइन कर दिए। नित्य ने उसके हाथ से फाइल लिए और वीर की हाथ में देते हुए बोली, ये फाइल जल्द से जल्द बदल जानी चाहिए, ओरिजिनल फाइल है। और हाँ एक सिंह कॉर्पोरेशन के कंपनी के पेपर्स को रेडी करो, उनके जेम्स से बोलो उनकी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हॉक करने के लिए। अब जब उन लोगों ने हमारे साथ ये गेम खेला है तो इसका स्वाद उन्हें भी लेना चाहिए न। इसी के साथ उसके क्रैम्प स्माइल आ जाती है। वही रक्षिता अजनी बहन को बहुत ज्यादा एडमिरेशन से देख रहा था। फ्लैशबैक एंड वही सब लोग नित्य की बात सुन हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक 18 साल की लड़की का दिमाग इतना तेज चलेगा। कहीं न कहीं सब लोग को खुशी भी हो रही थी कि आज नित्य की वजह से वो लोग बर्बाद होते होते बचे हैं। तभी आशीष बड़ी ही क्यूरोसिटी से बोला, लिटिल सीस ये सब तो ठीक है, पर तुम पहले ये बातों कि तुमने उस फाइल को कैसे बदला। उसकी बात सुन वीर बोला, उसकी फाइल को बदलने के हमने उसके ड्राइव की जगह अपने ड्राइवर को भेजा जो उस लेने जाए। फिर इस ड्राइवर ने रास्ते में कार का खराब होने की एक्टिंग की और कार से बाहर आ कार का बोनट उठा के इस बड़ी ई वाले पार्ट में उसने एक केमिकल डाला जो कि हम ही लोगों ने उससे दिया था। उस केमिकल की असर से इंसान 10 मिनट के लिए सो जाता है, उसको शक नहीं हो इसलिए हमने कार को बीच सड़क पे रोक दो थी। वही जब ड्राइवर ने देखा कि सुकेश सो गया, लगभग सोने वाला है, उसे अपने चेहरे ले मास्क लगा लिया और कार में आके बैठ गया। केमिक अपना असर धीरे धीरे करती थी। जैसी वो लोग ट्रैफिक में पहुंचे सुकेश सो गया और इसी चीज का फायदा उठा उसने फाइल चेंज कर दी। वीर की बात सुन सब लोग के चेहरे पे हैरानी थी। आखिर एक लॉयर क्रिमिनल के जैसे कैसे सोच सकता था। कि तभी आशीष ने उसको सैल्यूट करते हुए कहा, तुम तो सच में इंडिया के एक बेस्ट लॉयर बने के काबिल हो, मानना पड़ेगा। वैसे एक बात बातो, तुम्हारे पास इतने सारे ऑडिया है, तुम चाहो एक क्रिमिनल लॉयर बन के नोट चाप सकते हो, क्यों है ना? तो फिर तुम एक क्रिमिनल लॉयर क्यों नहीं बन गए? इससे तुम्हें बहुत फायदा होता, तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाते, क्यों है ना? उसकी बात सुन वीर ने अपने सर पे हाथ रख बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, क्या करूं सर, मैं आपकी बहन बहुत ही अत्याचारी है। अगर मैंने कभी भी गलती से गलत तरीके से या फिर क्रिमिनल के सपोर्ट में कैसे लिया तो आपकी बहन मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा देगी। अब तो उसके पास आप लोग भी, तो उनको पावर की कमी कहाँ होने वाली है। और सोने पे सुहागा तो देखो, मोक्ष सर भी नित्य को ही सपोर्ट करेंगे। उसकी ऐसी हरकत और नौटंकी देख सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। राधिका जी कुछ सोचकर नित्य की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन बेटा तुमने तो सुकेश के सामने कहा था कि उसके वकील ने नकील डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं, उसका क्या होगा? कहीं वो लोग वकील के साथ कुछ करना दे, हमारे कारण वो मुसीबत में आ जाएगा। वो सुकेश बहुत ही कामिना इंसान है, वो उस वकील को छोड़ेगा नहीं। अपनी बात सुन और उनके चेहरे पे चिंता की लकीर को देख नित्य बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी अगर उस वकील को सुकेश कुछ भी करता है तो वो उसके कर्मों का फल होगा। उसने आज तक पैसे लेकर ना जाने कितने लोगों के साथ गलत किया है और गलत करते थे उसकी वजह से जेल से बाहर घूम रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। अपनी बेटी की बात सुन राधिका को एहसास हो गया कि उनकी बेटी गलत करने वाले को छोड़ती नहीं, ये चीजें उन्हें अच्छी लगी। उसके बाद सब लोग थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने लगे। नित्य भी चुपचाप अपने फोन में मेल चेक कर रही थी। वही मोक्ष की नज़र तो बस नित्य पे ही थी कि तभी उसका फोन रिंग, जिसे कारण वो वहां से उठ के चल गया। नित्य उसको जाते देख ही रही थी कि तभी उसको एक मैसेज आया, जिसे पढ़ नित्य के होठों के कोण ऊपर मुड़ गए। उसको आंखों में एक शैतानी चमक आकर गुजर। तभी मोक्ष जो कि अपना फोन कॉल करने बाहर गया था, वो नित्य की तरफ आते हुए बोला, नेहा चले। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, मॉम डैड हम जा रहे हैं। उसकी बात सुन राधिका जी ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद दोनों बाहर चले गए और वही स्नेहा अंदर आ रही थी। उसी आंखों में नित्य के बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था, जो कि इस बार मोक्ष से छुपी हुई नहीं थी। उसने नित्य की तरफ देख, जो कि उसके साथ बिना किसी के भाव के सामने की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ इंडिया से दूर दूसरे देश में बॉस इस वक्त गुस्से से अपने सामने का नजारा देख रहा था। उसके आंखें गुस्से से लाल थी। वो एक तक अपने हाथ में पकड़े लेटर को पढ़ता, फिर अपने सामने देखता। उसने एक फिर से लेटर पढ़ा था जो कि उसको DQ की तरफ से आया था।
उस लेटर में डीक्यू ने लिखा था, जिसमें साफ लिखा था, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जिस लड़की और बच्ची को ढूंढ रही हो वो तुम्हें आसानी मिल जाएगी? अगर ऐसे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। चलो आज मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, जिस लड़की और बच्ची को तुम ढूंढ रही हो ना, वो दोनों मेरे पास हैं। और हाँ, जिस फॉर्मूला के लिए तुमने अपने आदमियों को इंडिया भेजा था उन्हें मैंने पार्सल कर दिया। और हाँ एक बात और, एक किसी के बॉडी से अगर कोई पार्ट गायब हो तो बुरा मत माना, क्योंकि जब उन्हें टॉर्चर किया जा रहा उस वक्त वहाँ पे मेरे पालतू शेर भी मौजूद था और उन्होंने ने उनके कुछ कुछ पार्ट्स को खा लिया है। वही उस लेटर को उसने अपने हाथों में पकड़, उसने उस लेटर को पिसते हुए अपने सामने की तरफ देख रहा। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे ज्यादा हैरानी भी हो रही कि आखिर ये डी क्यों है, कौन जो उसे ज्यादा क्रूल है। उसने ना जाने कितनी बार उसकी क्रूलिटी को देखा था। उसने जितनी बार भी उसकी क्रूलिटी मिल देख वो उतनी बार बोलता कि डी क्यों इससे ज्यादा क्रूल नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो हर बार उसकी क्रूलिटी को देख के हैरान हो जाता था और जो वो देखता उसे उसकी भी रूह कांप चुकी थी। जितनी क्रूलिटी वो लड़कियों पे दिखाता था उसे से 100 गुना ज्यादा क्रूलिटी डीक्यू उसके आदमियों के ऊपर करती थी। तभी उसके एक गार्ड ने फिर से उसको एक लेटर दिया जो कि दूसरे बॉक्स से मिला था। उसने इस लेटर को पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था, ये तो बस शुरुआत है, देखना बहुत जल्द मैं तुम्हारे इस गलत काम के साथ साथ तुझे भी खत्म करूंगी। बहुत शौक है न लड़कियों के साथ खेलने, एक खेल में भी खेलूंगी तुम्हारे साथ, सच में बहुत मजा आएगा उस वक्त जब तुम मौत के लिए तरसोगे। मार्क माई वर्ड्स, आई विल डिस्ट्रॉय योर होल किंगडम विथ यू। इसी के साथ लेटर खत्म हो जाता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद बॉस जोर जोर हंसने लगा, फिर अपनी हंसी पे कंट्रोल करते हुए बोला, इसे क्या लगता मेरी इस काली दुनिया को वो बर्बाद कर सकती है? फिर गुस्से से बोला, भोला पता करो कौन है वो गद्दार जो खा हमारा नामक रहा है और वफादारी उसकी कर रहा है। ओके बॉस, बोलो, भोला बिना इमोशन के जवाब दिया। फिर वह से चला गया। वही बॉस भी वहां से इस तरफ चला गया जहां पे उसने लड़कियों को रखा था। इंडिया स्कूल में प्रिंसिपल के केबिन में इस वक्त अंश, वंश और पलक खड़े थे। वहीं उनके दूसरी साइड वो लड़की और मोटा लड़का खड़े थे। तभी केबिन का डोर ओपन हुआ और एक मोटी औरत अंदर आई। उसी के पीछे उसका पति भी अंदर आया। उस औरत ने अपने बेटे की ऐसी हालत देख गुस्से से प्रिंसिपल से बोली, मेरे बेटे की ऐसी हालत किसने की है? किसी इतनी हिम्मत हुई कि वो शर्मा परिवार के चिराग पे हाथ उठाए? उनकी बात सुन प्रिंसिपल उन्हें शांत करने को कोशिश करते हुए बोली, देखिए मिसेस शर्मा, आप शांत हो जाए। वो अभी आगे कुछ बोलती उसे पहले ही वो लड़का बोला, मॉम इस लड़की ने मुझे बोला था और जब मैं उसे लड़की को सब सिखाने गया तो इस लड़के ने मुझे बहुत मारा। ये सब बात वो वंश और पलक की तरफ इशारा करके बोल रहा था। तभी पलक ने खुद को डिफेंड करते हुए बोली, नहीं प्रिंसिपल मैडम, मैं तो इस लड़के को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं भला इसको ये सब क्यों बोलूँगी? इस लड़के ने पहले मुझे धक्का दिया था, इसलिए उसके बाद ये फिर से मुझे मारने आ रहा था, इसलिए वंश ने उसको मारा क्योंकि इसके धक्का देने से मुझे चोट लग गई थी। वही उसकी बात सुन मिसेस शर्मा गुस्से से पलक की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मोटा बोलने की? इसी के साथ वो पलक को पकड़ने को ही हुई, लेकिन वो उसे छू भी पाती। एक कोल्ड वॉइस पूरे केबिन में गूंज उठी। सबने उस तरफ देख जहां पे इस वक्त राज अपने कोल्ड ऑरा के साथ खड़ा था। उसके दोनों हाथ उसके पैंट की जेब में था, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपने कोल्ड और डेंजस और के साथ अंदर आया और सीधा पलक के सामने खड़ा हो गया। वही अपने सामने किसी को खड़ा होते देख और उसके उसके पास से इतना कोल्ड और डोमिनेटिंग ऑरा महसूस करके मिसेस शर्मा का पसीना छूटने लगा, लेकिन फिर भी अपने डर और काबू रखते वो अपने आवाज को सख्ती लाते हुए बोली, कौन हो तुम? फिर बिना उसकी बात को सुने आगे बोली, तुम जो कोई भी हो हटो मेरे सामने से, आज मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मोटा बोलने की? मिसेस शर्मा की बात सुन राज पलक को अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो इसे छू के देख लो, उसके बाद आपके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। उसकी बात सुन मिस्टर शर्मा को ऐसा लग रहा जैसे राज उनके धमकी दे रहा है। वो जल्दी से आगे आते हुए बोले, गलती इस लड़की है, इसने हमारे बेटे को मोटा बोला है और ये बात तुम भी जानते हो कि किसी के बॉडी को लेकर ऐसी बात बोलना एक बच्चे के दिमाग पे कितना बड़ा असर छोड़ता है। ऊपर से इस बच्चे में मेरे बेटे को भी मारा और अब आप यहाँ आके हमें ही धमकी दे रहे हैं। उसकी बात सुन राज भी थोड़ी सख्ती से बोला, ये बात आपने किसने की कही? मेरी भांजी ने आपके बेटे को मोटा कहा था है? बिना पूरी बात को सुने आपको मेरी भांजी के ऊपर किसी भी तरीका कोई गलत इल्जाम में बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वो पलक को तरफ देखते हुए बोला, एंजल बातों की यहाँ उस वक्त क्या हुआ था? उसकी बात सुन पलक बोली,
मामू आज सुबह जब मैं क्लास में आई तो ये लड़की मेरे बेंच पे बैठी थी तो मैंने इसे उठने के लिए बोला, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी और बोली मैं अपने भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। लेकिन मैं फिर भी इससे जिद करने लगी। तभी क्लास में टीचर आए और उन्होंने ने इस लड़की को मेरी जगह से उठा के दूसरे बेंच पर भेज दिया। दोपहर में जब लंच टाइम हुए तो मैं क्लास में बैठी हुई क्लास के बाहर देख रही थी। तभी मुझे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया। मैं उसको के लिए क्लास से बाहर जाने लगी तो इस लड़के से टक्कर गई। उसके बाद इस लड़के ने मुझे धक्का भी दिया था जिससे मुझे बेंच से सर पे लग गया। यही नहीं, मुझे थोड़ी सी चोट भी लगी थी और फिर से मुझे मारने आया रहा था कि तभी वह पे वंश और अंश भाई वंश ने मुझे खड़ा किया और मुझे इस लड़के से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ने उन्हें मारा। आप चाहे तो कैमरा देख सकते हो। मामू, मैंने इस लड़के को कुछ भी नहीं कहा था, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये बोलते बोलते उसकी आंखें आंसू से भर उठी। तभी मिसेस शर्मा गुस्से से बोली, तो तुम बोलना चाहती हो कि मेरी बेटी ने झूठ बोला है? वही फिर से इस औरत का ड्रम देख राज का दिमाग खराब हो गया था। उसने जल्दी से एक वीडियो अपने फोन में चल दिया जिसे देख सबकी आंखें हरनी से बड़ी हो गई। तभी राज ने उस वीडियो को मिसेस शर्मा के हाथ में रखते हुए बोला, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में पलक को बाती हुई सारी घटना साफ नजर आ रही थी। तभी राज बोला, पलक के साथ हमेशा गार्ड्स होते हैं और ये वीडियो मुझे उसी के गार्ड्स ने भेजा था। ये देख लो और अब बातों, क्या आपकी बेटी सच बोल रही जबकि सबूत आपके सामने जिसमें साफ दिख रहे हैं कि मेरी एंजल ने आपके बेटे का जिक्र तक नहीं किया था। वही आपकी बेटी पलक के साथ कैसा बिहेव कर रही है। फिर वो प्रिंसिपल कैंट देखते हुए बोला, प्रिंसिपल आप जानती हैं आपको क्या करना है। आज के ये लड़की और इसका भाई मुझ स्कूल में दिखने नहीं चाहिए। उसके बाद वो अंश वंश और पलक की तरफ देखते हुए बोला, अब आप लोग अपने अपने क्लास में जाओ। दूसरी तरफ वीर अपने कार में बैठा घर जा रहा। वो इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहा था। कार में म्यूजिक प्लेयर चल रहा जिसमें म्यूजिक प्ले हो रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आए गई तू। वीर भी उस गाने को गा रहा, मेरे सपनों की कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ X2। वो अभी इतना गया था कि एक आवाज के साथ वो जल्दी से ब्रेक लगा देता है। कार में अभी भी सॉन्ग प्ले हो रहा। वो गुस्से से सामने की तरफ देखने लगा और अपने कार का दरवाज खोल बाहर आया। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पे गई। वो उस चेहरे की तरफ रखते हुए गुस्से से बोला, तुमने क्या कसम खा रखी है हर बार मेरी ही गाड़ी के सामने आने के लिए। वही वो लड़का अपने सामने वीर को देख जल्दी से खड़ी हो गई और उसके पीछे चुप गई और बोली, देखो मुझे जितना सुनना है बाद में सुना लेना, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पैसे भी दे दूंगी, लेकिन फिलहाल मुझ बचा लो। उसकी बात सुन वीर बोला, तुम किसे डर के भाग रही हो। उसकी बात सुन प्रिया जो कि अभी उसके पीछे थी वो झल्लाते हुए बोली, अरे यार तुम पहले मुंह बचो, उसके बाद में तुम पूरी स्टोरी को ट्विस्ट और सस्पेंस के बाद दूंगी। उसकी बात सुन वीर बोला, अच्छा जी, मैं बिना किसी वजह किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं लेता हूँ, इसलिए पहले मुझे क्लियर करो कि बात क्या है, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या पता कुछ चोरी करके भागी वागी होगी तो केस तो मुझे पे होगा ना। एक वकील के होने के नाते तुम मुझे अपनी सारी बातों एक मुझे सही लगेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अभी इतना बोला ही था कि तभी उसको पीछे से किसी किनावाए जो बोल रहा, ए लड़की अब तू कहाँ भाग के जाएगी, देख अपुन अच्छे से बोल रहा है, इज्जत से अपुन लोगों के साथ चल, रघु भाई को तेरे से शादी करना मांगता। उसकी बात सुन प्रिया छिड़ते हुए बोली, अरे यार जाके बोल दे अपने रघु भाई की प्रिया कभी भी उसे शादी नहीं करेगी। फिर वो वीर के पीठ पे मरते हुए बोली, अरे ओ रक्षकों के प्रजाति के आखिरी जानवर बचाना मुझे, ये लोग मुझे यहाँ अपने बॉस से जबरदस्ती शादी करने के लिए लेकर जा आगे हैं और मैं तो अभी बालिग भी नहीं हूँ, ऊपर से वो रघु 40 साल का बुढ़ा है। उसकी बात सुन वीर बोला, तुम तो पुलिस वाले की बेटी हो ना, फिर ये गुंडे कैसे। उसी बात सुन प्रिया चिढ़ के बोली, अभी कुछ बचाओ, मैं तुम्हें बाद में पूरी राम कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, फिर अभी मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी राम कहानी पसंद नहीं हुई या वो जरा भी इलॉजिकल हुई तो मैं फिर खुद इनके पास छोड़ के आऊंगा। ये बोल वीर फिर से उन गुंडों की तरफ मुड़ और बोला, अरे भाई क्यों इस लड़की के पीछे पड़े हो। उसकी बात सुन उन गुंडों की गैंग में से एक आदमी बोला, अपनों का बॉस रघु की वजह से हमें इस लड़की के पीछे भागना पड़ रहा। अपन के बॉस ये लड़की से शादी करने को हैं और ये लड़की भाग रही है। ऊपर से बॉस ने हमें इस लड़की हाथ लगाने से भी मना किया और ये लड़की है जो कि भाग रही है, इसे बिना लिए जाएंगे तो बॉस मरेगा। उसकी बात सुन वीर बोल, और अगर इधर से ले जाने की कोशिश करोगे तो मैं मरूंगा। उसके बाद अपने कार की बोनट पर बैठ गया। फिर बोला, अच्छा एक बात तुम्हारा बॉस रघु तुम्हें सैलरी कितनी देता है।
उसकी बात सुन पहले वाला गुंडा बोला, महीने का 2000 और रोज एक बोतल देसी देता है क्या? इतना कम? वीर हैरान होते हुए बोला तो वो गुंडे अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी वीर एक बार फिर से सवाल करता है, अच्छा एक बात, क्या किसी के पास इंश्योरेंस है? सबने अपना चेहरा ना में हिला दिया। वही प्रिया चिढ़ रही थी, वो थोड़ा गुस्से से बोली, यहाँ तुम मुझे बचाने आए हो या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी का ऐड कर जिंदगी के साथ भी और बाद भी? उसकी बात वीर उसको घूर के देखते हुए बोला, चुपचाप खड़ी रहीं वरना अभी यही छोड़ के चल जाऊंगा। उसकी बात सुन प्रिया चुपचाप खड़ी हो गई। वही वीर फिर से उन गुंडों से बात करते हुए बोला, हाँ तो मेरे प्यारे गुंडों, मेरा पास ज्यादा टाइम नहीं, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 में तुम लोगों को अकाउंट में 50,000 हर एक इंसान को दूंगा, जिससे तुम लोग अपने कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेना और एक अच्छी जिंदगी को जीने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर 2, मुझे से लड़के अपनी गाड़ियों का चरण बनावा के हमेशा बेड पे पड़े रहें और अपनी बीवी बच्चों को दूसरे घर और दुकान पे काम करते देखना। अब बातों, तुम्हें कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रहा तो वही सही, क्योंकि मैं आज बहुत थक गया हूँ और मुझे अभी किसी से लड़ने का मूड नहीं है। उसके पहले ऑप्शन को सुन प्रिया हैरानी से उन्हें देखने लगी। यहाँ पे लगभग 7 लोग हैं, अगर ये एक इंसान के अकाउंट में 50,000 डालेगा तो 7 लोगों के टोटल अमाउंट, जिसे सोच प्रिया को लगभग हॉन हो चुकी थी। वही वो आदमी पहले ऑप्शन में खुद का फायदा देख रहे थे और अब वीर की बात भी सही लग रही थी। तक वही उसी दूसरी बात सुन वो लोग पहले एक दूसरे को देखते फिर वीर। तभी एक आदमी आगे आते हुए बोला, क्या तुम सच में हमें पैसे दोगे अगर हम इस लड़की छोड़ के यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे तो? उसकी बात सुन वीर ने अपने जेब से एक कार्ड निकल उन्हें दिया और बोला, आज अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा के कल इस पते पे आज जाना। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, अब जाओ यहाँ से। तभी दूसरा आदमी, लेकिन हम रघु के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, अगर हमने ऐसे ही उसका काम छोड़ा तो वो हमें या फिर हमारे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुन वीर बोला, अच्छा ठीक है, चलो उसका भी सॉल्यूशन तुम देता हूँ। थोड़े टाइम बाद सभी गुंडे हॉस्पिटल बेड पे पड़े थे। वीर उन सबकी तरफ देखते हुए बोला, लो हो गई आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। इधर प्रिया उसको हैरानी से देख रही थी। थोड़े टाइम बाद वो लोग वह से निकल गए। प्रिया इस वक्त वीर की कार में थी, वो की तरफ देख रही थी, फिर कुछ सोच कर बोली, तुम्हारे पास दिमाग कम है क्या? तुम्हें इन लोगों के एक हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, ना कि पैसे देना चाहिए था। उसकी बात सुन वीर उसकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा के बोला, जब काम दिमाग से हो जाए तो ताकत को बर्बाद क्यों करना? हाँ मैं उनसे लड़ता, अगर वो एक ट्रेन गार्ड्स होते या फिर उन्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो मैं लड़ता। लेकिन तुमने देखा ना, वो लोग मान गए, उन्हें भी पता है ये सब काम करना अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरन करना पड़ता है। अच्छा लेकिन तुम्हें सोचा है कि तुम उन्हें इतना पैसे कैसे दोगे? हाँ मुझे पता है कि इंडिया के बेस्ट लॉयर में आते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम ऐसा लोगों को पैसे दे सकते हो? ऑफकोर्स मेरे पास है, मैं उनके जैसे और भी लोगों काम दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ। इनफैक्ट मेरी बहन एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है जहाँ हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं। प्रिया हैरान होते हुए बोली, क्या तुम्हारी बहन भी है? वीर ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, है मेरी बहन भी है, उसमें मेरी ही नहीं मेरे भाई की जान बसती है। अगर वो नहीं होती तो आज मैं और मेरा भाई भी शायद इन गुंडों जैसे कोई काम कर रहे होते या फिर कहीं किसी जगह मजदूरी कर रहे होते। उसकी बात सुन प्रिया वीर को देखने लगी। आज उसको रियलाइज हो रहा था कि उसने एक दिन सही इस पे अपना दिल हारा है, जिसे लोगों की जिंदगी को समझाने के अच्छा तजुर्बा है। दूसरी तरह मोक्ष और नित्य कार में वही ड्राइविंग सीट बैठा। वो कार को द्वी करते वक्त खुद से बोला, एक इस इंसान की कुशन बहन जो पता नहीं खुद को क्या समझती है, जब देख तब मेरी इज्जत लूटी है, और एक ये इंसान जो कहीं भी अपनी बेशर्मी दिखा देता। हे भगवान, अगर मैंने पिछले जन्म को पाप किया था तो उसकी सजा मुझे इस तरह से मत दे। वही पीछे बैठा मोक्ष कब से नित्य को किस कर रहा था। जब उसने रियलाइज हुआ कि कब से नित्य को किस कर रहा है तो उसे दूर हुआ। उसके दूर होते ही नित्य गहरी गहरी सांस लेने लगी। मोक्ष उसका सर अपने सीने पे टिका, इसका सर सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद जब नित्य की सांस कंट्रोल हुई तो वो मोक्ष से दूर होने लगी। ये देख मोक्ष की आंखें छोटी हो गई और उसने वैसे ही नित्या कमर से पकड़ अपने और करीब खींच लिया और उसकी गार्डन में मुंह छुपाते हुए बोला, नेहा प्लीज ऐसे ही बैठी रहो न। उसी बात सुन नित्य बोली, मोक्ष तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, पिछले 1 घंटे से तुम कार को बस गोल गोल घुमा रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। ऊपर तुम मुझे कब से अपनी गॉड में बैठा के रखे हो, इसलिए अभी मुझे मेरी जगह पे बैठने दो। उसके चेहरे पे चिढ़ वाले एक्सप्रेशन देख मोक्ष हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने अपनी पकड़ को नित्य के कमर पे मजबूत करते हुए बोला,
बिल्कुल भी नहीं, तुम यही वैद्य रहो चुपचाप, वरना उस बार की जिसको मैं 40 मिनट की कर दूंगा। ये सुन नित्य एक दिन अच्छे बैठ गई और बोली, ठीक है, लेकिन मैं अब सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ऐसी बैठूंगी, उसके बाद नहीं। उसकी बात पर मोक्ष ने अपना सर हिला दिया। उसने फिर से नित्य का सर अपने सीने पे रख लिया और उसके छोटे छोटे हाथों के साथ खेलने लगा। उसने नित्य की छोटी छोटी उंगली को देख, जो कि उसके बड़े हाथ में बहुत क्यूट लग रही थी, उसने उसके उंगली को अपने होठों से छू लिया और अपनी आंखों को बंद कर नित्य के कंधे पे रख लिया और उसी खुशबू को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसको देख के ऐसा लग रहा जैसे वो कोई नशा कर रहा हो। लगभग 10 मिनट बाद उनकी कार एक रेस्टोरेंट के बाहर आके रुकी। मयंक जल्दी से कार से बाहर आया और मोक्ष के साइड का डोर ओपन किया। मोक्ष कार बाहर आके अपने सूट को सही कर दूसरी ऐसे से नित्य के कार का डोर ओपन कर उसके सामने अपना हाथ रख कर दिया। नित्य भी उसका हाथ पकड़ कर से बाहर आई और उसके साथ आगे बढ़ने लगी। वो अभी किसी पेंटिंग से निकले एक इमेज। वही रेस्टोरेंट का मैनेजर जो कि यहाँ पे मोक्ष को पिक करने आया था, क्योंकि मयंक ने पहले उन्हें मोक्ष के यहाँ आने के बारे में बताया था, इसलिए वो खुद उसे लेने आया था। लेकिन अभी अपने सामने का नज़ारा देख वो हैरान थे। आखिर मोक्ष राठौर जो कभी खुद के लिए भी जल्दी कार डोर नहीं खोलता है, आज वो खुद किसी और के लिए कार का डोर ओपन कर रहा था। वो सिर्फ एक लड़की के लिए, लेकिन फिर जल्दी ही अपने होश में आया और सीधा मोक्ष की तरफ चला। वो उसे ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मिस्टर राठौड़, मैं इस होटल का मैनेज हूँ। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपना सर हिला दिया। मैनेज मोक्ष को आगे की तरफ चलने का इशारा करते हुए बोला, आइए सर, मैं आपको आपका प्राइवेट रूम दिखा देता हूँ। उसने बात सुन मोक्ष ने नीतियाँ हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अंदर जाने लगा। वो खड़ी सभी फीमेल स्टाफ अपने लालच भी नज़र से मोक्ष देख आहें भर रही थी, तो वही नीतियाँ उसके साथ देख जल भुन रही थी। मोक्ष बिना किसी पे ध्यान दिया नित्य को अपने साथ लेकर चल रहा था। नित्य भी एक अच्छी बच्ची की तरह चल रही थी। कुछ ही टाइम में मैनेजर ने मोक्ष और नित्य को एक प्राइवेट में छोड़ते हुए बोला, सर और मैम आप दोनों मेन्यू देखिए, तब तक मैं किसी वेटर को भेजता हूँ। उसकी बात सुन दोनों ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो लोग उस रूम के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा देख नित्य को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनका टेबल एक बड़ी सी ग्लास विंडो को पास था। वहीं उनके टेबल के कुछ दूर के एक स्टेज बना हुआ था, जहाँ पे उस वक्त बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। साइड में एक पियानो था। मोक्ष नित्य का हाथ पकड़ उसको अंदर की तरफ ले जाके कि उसको टेबल के सामने खड़ा कर देता है। आखिर खुद उसके लिए एक कुछ उसको बैठने का किस्सा करता है। उसकी बात सुन नित्य भी एक नज़र उसको मुस्कुरा के देखती है, फिर अपना सर उसी तरफ हाथ बाहर ग्लास विंडो की तरफ देखने लगी। वही उसके ऐसा करने वो अपन मन में बोला, क्या बाहर नज़ारा उसे ज़्यादा हैंडसम है। वही नित्य उसके सोच से बेखबर आज सुबह जो कुछ भी उसके बारे में सोच रही थी। तभी उसके कान में मोक्ष की आवाज़ गई, जिसे सुन वो हैरानी से उसको देखने लगी। नित्य इस वक्त मोक्ष की तरफ देख रही थी, जो कि एक चार्मिंग स्माइल के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे जलन के भाव छुपाए नहीं छुप रहा था। मोक्ष एक बार फिर से बोला, बोलो निया, क्या बाहर का नज़ारा मुझे से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे अगर नित्य अभी हाँ बोलेगी तो वो इस रूम प्राइवेट रूम चेंज कर ऐसी जगह उसको ले जाएगा जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ न हो जो उसकी निया का ध्यान उस पे से अपने पास खींच पाएगा। नित्य उसके चेहरे को देखते हुए ही उसके सवाल का जवाब दी, नहीं मैं बस कुछ सोच रही थी। उसकी बात सुन मोक्ष ने अपना सर हिला दिया, फिर बोला, मुझे पता है कि तुम आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन अब तो सब ठीक है न, फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कुछ दिन पहले ही दादाजी और दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और आज ये सब कुछ। अगर उस दिन मैं भाई के साथ ऑफिस नहीं जाती तो शायद आज का हालत कुछ अलग होता। आज सब कुछ उन लोगों के पास होता, मॉम डैड भाई उस घर से बाहर होते। रक्षित भाई के ऊपर धोखेबाज होने का इल्जाम लगता है, सबकी नज़र में गिर जाते। वही उसकी बात सुन मोक्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, नेहा तुम ये सब ऐसा बता रही हो जैसे इन सब चीज़ को तुमने अपनी आंखें से देखा था। मोक्ष ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि ये सब बोलते बोलते नित्य की आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा था। वही उसकी बात सुन नित्य उसको तरफ देखने लगी। ये सब चीजें उसने अपने पिछले जन्म में अपनी आंखें से देखा था, उस वक्त भी ये सब हुआ था, बस फर्क इतना था कि उस वक्त ये सब चीजें उसके 21 बर्थडे बाद होना शुरू हुई थी, जिस वक्त वो स्नेहा की चलो का शिकार हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके फैमिली वाले इन सब हालत से गुजर रहे थे। रक्षित भी डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसके ही घर वाले उसको धोखेबाज भरी नज़र से देख रहे थे।
उस वक्त पूरी सिंघानिया फैमिली अपने ओल्ड सिंघानिया विला में रहने चली गई थी, क्योंकि जिसमें वो लोग रहते थे वो घर तो सुकेश ने अपने नाम करवा लिया था। अब ये सब सोच के ऐसा लग रहा जैसे कोई तो है जो कि सिंघानिया परिवार को बर्बाद करना चाहता है। उस जन्म में नित्य ने अपनी बेवकूफ़ी के चलते हैं सब कुछ इग्नोर किया था, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी, फिर चाहे जो हो। वही एक बार फिर से नित्य को कहीं खोया हुआ देख मोक्ष ने उसको सिर पे हाथ रख उसको सहलाने लगा। वही उसके हाथ को अपने सर के महसूस कर उसकी आंखें पल के लिए बंद हो गई, लेकिन फिर वो अपने होश आए जल्दी से अपनी आंखों को सामने देखा जहाँ पे मोक्ष उसको देख रहा था। मोक्ष नित्य को देखे हुए बोला, निया तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके बाद वो खाने की डिश को उठा नित्य को सर्व करने लगा। उसके बाद अपने प्लेट में खाने को सर्व किया। दोनों ने खाना शुरू किया। वो दोनों आपस में बात भी कर रहे तो कभी कभी मोक्ष नित्य को टीज भी कर रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई है जो नित्य को अपनी लस्ट भरी नजर से देख रहा। वही उसके बगल में बैठी लड़की की आंखों में चमक था। उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, शान तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात सुन शान ने एक नज़र सामने बैठी लड़की को देख बोला, स्नेहा इस लड़की को देख रहा जो कि कितनी खूबसूरत है। अब मुझे पता चला कि मिल्की मोक्ष राठौर जैसे इंसान भी उसके आगे पीछे घूमता है। उसकी खूबसूरती का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसकी खूबसूरती के आगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। अगर ये लड़की लड़कों के साथ अपनी रातों को रंगीन नहीं करती तो शायद मैं इससे शादी कर लेता है और इसके आगे पीछे घूमता, लेकिन वो तो हर रात एक नए लड़के साथ बिताती है, तो उसके जैसी लड़की अब मैं सिर्फ एक मिस्ट्रेस ही बना सकता हूँ, उसे ज्यादा कुछ नहीं। वही उसके सामने स्नेहा ने जब ये सुन कि नित्य के सामने वो कुछ नहीं तो उसको गुस्सा आ गया था। उसके दिल में नित्य की नफरत और बढ़ गई। जब उसने शान को बात सुनी तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, लेकिन फिर हल्के गुस्से से बोली, शान अपनी जुबान पे लगाम रखो। वो भले ही सिंघानिया परिवार की गोद ली हुई बेटी है, लेकिन वो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी है और उसके लिए मैं तुम्हारे ऐसी बात नहीं सुन सकती हूँ। इस वक्त वो दोनों नित्य के सामने वाले होटल रूम में थे और वो की ग्लास विंडो के सामने लगी चेयर पे बैठ के वाइन पी रहे थे। स्नेहा की बात सुन शान उसकी तरफ आते हुए बोला, बेबी मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो लड़की बहुत परेशान करती है, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उसको तुम्हारी लाइफ से बाहर कर दूंगा। उसके बाद सिर्फ तुम और मैं होंगे, जो कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। स्नेहा नित्य के फ़ोन में उस वीडियो को देखने बाद वो समझ गई थी नित्य कभी भी उसका वीडियो उसके घर वालों को दिखा सकती है, इसलिए उसने इसका सॉल्यूशन निकलने के लिए शान के साथ रिलेशनशिप में गई। हालांकि ये बस दिखावा और दोनों ही बस एक दूसरे की नीज को पूरा करते थे। स्नेहा अभी अपनी सोच में गुम थे कि तभी उसको शान की आवाज़ जो बोल रहा था, तो मुझे तुम्हें हर एक परेशानी से बाहर निकलना चाहिए। उसकी बात सुन स्नेहा ने उसको घिन भरी नज़र से देख, अगर नित्य के पास उसका वीडियो नहीं होता तो वो इसके साथ खड़े हो के बात भी नहीं करती। उसने सोच लिया था किसी न किसी तरफ वो उसके फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट करके रहेगी। इतना कुछ सोच रही स्नेहा के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, लेकिन फिर जल्दी ही अपने भाव को संभल वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू शान, तुम हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सेफ हूँ। ये बोल वो उसके गले लग गई। वही शान भी उसके गले लग अपने सामने की ग्लास विंडो से नित्य की तरफ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी वाइन के ग्लास गोल गोल घुमा नित्य को देख रहे था। नित्य की खूबसूरती उसको भा गई थी और अब उसे नित्य को अपने बिस्तर तक लाना था, तो वो उसके लिए स्नेहा को मोहरा बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर इन दोनों ने एक दूसरे को मोहरा बनाए की प्लानिंग कर लिया था। जब भी मौका मिलेगा वो अब नित्य के करीब जाने की कोशिश जरूर करेगा, इस बात से अनजान जिसके लिए वो अपने दिमाग में इस वक्त इतना कुछ सोच रहा है। अगर मोक्ष को इसकी भनक भी हुई तो वो उसकी जान भी उसी शिद्दत से लेगा जितनी शिद्दत से वो नित्य के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ मयंक जो कि घर में चुप के घुसने की कोशिश कर था, वो जब किसी की आवाज को अपने पीछे से सुन तब तो उसके माथे पे पसीना छलक गया। वो अपना सर घुमा अपने पीछे की तरफ देखता है जहां पे नैना खड़ी थी, उसको देखती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया हो। वो अपने मन में ही बोला, वो जी वहाँ लोग आसमान से गिरते हैं और खजूर के पेड़ पे गिरते हैं, और मैं आसमान से गिरा तो पहले खजूर के पेड़ पे गिरा और अब कांटों पे। फिर नैना की तरफ देख वो अपनी हकलाती हुई आवाज में बोला, तुम ये क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हैं। उसी बात सुन मयंक चिढ़ के बोला, अरे यार मैं तो यहाँ बॉस का फाइल लेने आया हूँ। उसकी बात सुन नैना अपने आंखों को रोल करते हुए बोली, मयंक क्या तुम भूल गए ये घर है, और अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? क्या आज सुबह तुमने कुछ गलत खा लिया था? आज तक तो कभी भी मैंने तुम्हें इस तरफ चुपके आते नहीं देख, फिर आज क्यों?
ये बोल वो मयंक के एक साइड हाथ रख लेती हैं और उसके खराब आने लगती हैं। ये देख मयंक की दिल की धड़कन बढ़ी गई। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला, देखो नैना, ये सही नहीं है। अच्छा ये सही नहीं, ये जानते हुए भी कि ये तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम क्यों मेरे सामने आ जाते हो? तुम्हें पता है तुम देखने बाद मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इनफैक्ट अभी भी बढ़ी हुई है, और एक तुम ही जो पता नहीं किस ख्याल में खोए हुए हो। उसकी बात मयंक बोला, लेकिन माँ, मैं तू तुमसे प्यार नहीं करता। उसकी बात सुन नैना उससे अलग हो जाती है और फिर अपने चेहरे पे ब्लैंक एक्सप्रेस लिए बोली, ठीक है, जो तुम जहाँ जा रहे हो। और रही बात मुझे से प्यार करने की, तो तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन हर बार अपने आप को ये दिलासा दे लेती थी कि एक दिन तुम मुझसे से प्यार करोगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। इसलिए आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी तरफ देखूंगी। बहुत भाग लिया है मैंने तुम्हारे पीछे, और तुम हर बार यही बात कहते हो। और एक बात भाई, घर पे अपनी कोई फाइल नहीं भूले तो अब तुम सीधा ऑफिस जा सकते हो। उसके बाद वो वहां से चली गई। जाते वक्त आज उसकी उन मासूम आंखों में नमी थी। उसने एक बार भी पीछे पलट के दोबारा मयंक को नहीं देखा। वही मयंक भी बस उसको जाते हुए देख रहा था। नमी उसके भी आंखों में थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। राठौड़ परिवार भले ही उसको पाने परिवार के सदस्य के जैसे मानते थे, ले ये बात भी सच कि नैना उसके बॉस की बहन और राठौड़ परिवार की लिटिल प्रिंसेस थी, जिसे वो डिजर्व नहीं करता था। वो भी सीधा वहां से बाहर चला गया। वही उन दोनों को जा देख उसी वॉल के पीछे से रोशन बाहर आई। उसने एक नज़र मयंक को देख, फिर एक नैना को। कुछ सोचकर उसने किसी को कॉल किया और बोली, एक काम है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ आवाज आई, ठीक है, मैं जल्दी है आ रहा हूँ। उसकी बात सुन रोशन ने बस हाँ में जवाब दिया। उसके बाद उसके होठों पे एक जेन्यू स्माइल आ गई। ये स्माइल किसी बर्बादी की नहीं, बल्कि किसी के अच्छी के लिए थी। उसके बाद वो नैना के पास चली जाती है। वो जब नैना के कमरे में आती तो देखती है नैना बेड पे मुंह के बल रो रही थी। वो उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, नैना क्या तुम ठीक हो? उसकी बात नैना जल्दी से सीधा होके बैठ जाती है और अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए बोली, रोशन दी, आप कब आए? बस आज ही आए, और तुम रो क्यों रही हो? ये वो जानती थी कि रीजन क्या है, लेकिन फिर भी वो उससे पूछ रही थी ताकि वो उसके सामने सारी बात बता दे। वही रोशन की बात सुन नैना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो जल्दी से उसके गले रोने लगी। इस बार उसकी आवाज में तेज हो गई थी, जिसे सुन रोशन समझ पा रही थी कि आज मयंक की बात ने उसको किस हद तक तोड़ा था। ऐसी उसके गले कुछ वक्त गुजर गया। नैना उसके गले ही सुबकते हुए बोली, रोशन दी, क्या मैं बहुत बुरी, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती, क्या मेरे अंदर कोई कमी है? उसकी बात सुन रोशन उसके सर को सहलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बच्चा, भला मेरी बच्चा कैसे बुरी हो सकती है? उसकी बात सुन नैना बोली, फिर क्यों दी, मयंक मुझे पसंद नहीं करता है। उसकी बात सुन, किसने कहा कि वो तुझे पसंद नहीं करता है? मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि वो तुमसे अपने प्यार को कन्फेस कर सके। बच्चा वो डरा हुआ है। उसकी बात सुन नैना सोजी आंखों से भरी आंसू के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोली, दी, आपके कहने का मतलब क्या है? उसकी बात उन रोशन बोली, रुको। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर चली गई। आखिर कुछ समय बाद वो कमरे में वापस आई और उसके हाथ में एक फोटो देते हुए बोली, क्या तुम इन्हें जानती हो? उसकी बात सुन नैना ने उस तस्वीर की देखा जहाँ पे एक लड़की थी जिसकी आंखें बिल्कुल मोक्ष की तरफ हेजल ग्रीन थी, होठों पे मुस्कान थी। नैना ने एक नज़र फोटो को देख फिर बोली, हाँ, इनकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा महज बांटेगी, लेकिन तुम बस इतना समझ लो, आज तुम्हारे मॉम डैड और मोक्ष भी जो एक दूसरे से अलग है, उसकी वजह ये है। ये ही रीजन है जो मयंक को तुमसे दूर कर रहा है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें अपने प्यार को पाना है तो उसका साथ देना होगा। बाकी मयंक का कन्फेशन मैं तुम्हारे सामने जरूर करवाऊंगी। और रही तुम्हारे और मयंक के बारे में, तो मुझे और पूरे घर वालों को पता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे मॉम डैड को छोड़ के। नैना हैरानी से उसको देखने लगी, क्या सबको पता है? नैना ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे समझ नैना के चेहरे पे शर्म से लाल हो गया है। उसके बाद रोशन नैना से बोली, मैं जो बोल रही हूँ बस वो करो, उसके बाद जो होगा उसके लिए तू मुझे बहुत थैंक यू करने वाली हो। उसकी बात सुन नैना उसके गले लग गई। रोशन भी उसका सर सहलाने लगी। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में कुछ लोग आए। एक अधेड़ उम्र का जोड़ा, उनके पीछे पीछे उनकी दोनों बेटी भी। वही राधिका जी और ऋषभ जी एक दूसरे बात कर रहे थे, तभी एक आवाज आई, कैसे हो मेरे भाई? इस आवाज को सुन राधिका जी और ऋषभ जी की नज़र उस तरफ चली गई जहां से इस वक्त कुछ लोग आ रहे थे। राधिका जी और ऋषभ जी अपने जगह से खड़े होते बड़े ही प्यार से बोले, बड़े भाई आप यहाँ, वो भी इतना अचानक कैसे?
ये इंसान ऋषभ जी के बड़े भाई रवि सिंघानिया थे। उनके साथ उनकी वाइफ रीता सिंघानिया थी, उनके साथ उनके बच्चे भी थे। राधिका जी जल्दी से रीता की तरफ जाते हुए बोली, अरे दीदी आप आओ ना, कितना दिन हो गया था आप लोगों से मिले। फिर वो उनके पीछे खड़े उनके बच्चों की तरफ देखते, बाकी रिद्धि सिद्धि तुम दोनों को भी अब यहाँ आने का मन नहीं करता क्या? उनकी बात सुन वो दोनों लड़की जो कि रवि सिंघानिया की बेटियां थी वो दोनों आगे आते हुए अपने चेहरे पे एक छोटी मुस्कान लिए राधिका जी के पैर को छूते हुए बोले, चाची जी हम तो यहाँ आना चाहते हैं लेकिन क्या करें, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी तो करनी थी, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अब यही रहने वाले हैं आप लोगों के साथ। उनकी बात सुन राधिका जी खुश हो गई। वही ऋषभ जी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपने बड़े भाई की तरफ देखते बोले, भैया चलिए बैठकर बातें करते हैं। राधिका जी भी अपने सर पे टपकी मरते हुए बोली, हाँ हाँ दीदी, मैं भी न यही खड़े होकर बात करने लगी। उसके बाद वो रीटा जी का हाथ पकड़ सबको सोफे ले पास लेकर चले गए। तभी रिद्धि और सिद्धि साथ में थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोले, चाची जी स्नेहा कहाँ है, क्या वो कहीं बाहर गई है? उसकी बात सुन राधिका जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हैं। वही रवि जी ने अपने चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन के साथ ऋषभ जी सवाल किया, ऋषभ डैड और मोम के एक्सीडेंट के बारे में तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज जब मैं ओल्ड पैलेस गया तो मुझे वहां से पता चला कि डैड और मोम का एक्सीडेंट हुआ है। उनके सवाल को सुन ऋषभ जी रवि जी की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी भैया, मैं आपको इस बारे में बताने वाला था, लेकिन क्या ऋषभ, मानता हूँ कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं, लेकिन है तो एक परिवार से न। भले आज मैं तुम्हारे डैड को डैड बोलता हूँ लेकिन वो मेरे चाचा जी और चाची जी हैं जिन्होंने मैं मेरे मॉम डैड के बाद मुझे भी अपने बच्चे से पाला है, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात को बताना जरूरी नहीं समझ, क्या एक पल में तुमने हमें पराया कर दिया? उनकी बात सुन ऋषभ जी जल्दी से बोले, भैया आप ऐसा मत बोलिए, मैं तो आज भी आपको अपना बड़ा भाई माना है, लेकिन उस हालत ही ऐसे थे। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही हमारी बायोलॉजिकल बेटी इस घर में वापस आई है। उसकी बात सुन रवि जी और रीटा जी हैरानी से पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर वो ऋषभ जी की तरफ देख बोले, क्या सच में तुम्हारी खोई हुई बेटी वापस आ गई है? हाँ, उसको आए हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, ऋषभ जी बोले। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते बोले, जब मॉम और डैड को इस बारे में पता चला तो एक दोनों बिना किसी गार्ड्स के वहां से निकल गए अपनी प्यारी पोती से मिलने के लिए। तभी रास्ते में आते समय उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। हमें भी उनके हिडिंग गार्ड से इस बारे में पता चला था। उनकी खबर सुन हमें बहुत बड़ा शौक लगा था। उसी में राधिका जी की भी तबीयत खराब ही गई। वही हॉस्पिटल में रक्षित ने सब कुछ संभल लिया था। मॉम को ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी लेकिन डैड की हालत क्रिटिकल थी, उनकी सर्जरी सिर्फ डॉक्टर नहीं कर सकती थी। उस वक्त हमारा नसीब अच्छा था या फिर कोई चमत्कार की डॉक्टर नी उस वक्त अपने पेशेंट का चेकअप करने के लिए उसी हॉस्पिटल में आई हुई थी, जिस कारण डैड का टाइम रहते सर्जरी शुरू हो गया था और डैड बच पाए हैं। उसके बाद वो लोग उन्हें आज सुबह की सारी बात बताने लगे। राधिका जी और ऋषभ जी ने नित्य की आइडेंटिटी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था क्योंकि वीर ने उन्हें किसी को इस बारे में बताने से मना किया। नित्य की आइडेंटिटी उसको खतरे में डाल सकती थी, इसलिए उसने उन्हें अपने तक ही रखने को बोला। वीर की बात को घर वाले अच्छे से समझ रहे थे। आखिर उन्हें भी पता था डॉक्टर नी या फिर बिजनेस वर्ल्ड पे राज करने वाली उनकी बेटी पे कितना खतरा होता होगा। ये सब सोचकर उन्होंने ने रवि जी और रीटा जी को कुछ नहीं बताया। वही उनकी बात सुन रवि जी और रीटा जी के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि भी ये सब सुन के शौक हो चुके थे। रिद्धि और सिद्धि को ये सब किसी मूवी की सीन के जैसा लग रहा था, तो वही रीता और रवि जी राधिका जी और ऋषभ की बायोलॉजिक बेटी के लिए गलत सोच रखने लगे। उन्हें लगा ये सब उनकी वापस आई हुई बेटी की वजह से हुआ है, इसलिए वो थोड़ा खफकी से बोले, ऋषभ हमें लगता है तुम उस लड़की को इस घर से दूर रखना चाहिए। वैसे भी वो इतने साल तक जहाँ थी उसको वही तुम्हें रहने देना चाहिए था। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि बड़े घर में कैसे रहते हैं, बड़े लोगों के बीच कैसे बात किया करते हैं। उनकी बात सुन ऋषभ जी और राधिका जी हैरानी से उन्हें देखने लगे। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? नित्य उनकी बेटो थी, अगर वो इस घर वापस आ गई है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी। तुम दुनिया के सामने स्नेहा को अपने बायोलॉजिक बेटी बातों और अपनी बायोलॉजिक बेटी को एक गोद ली हुई बेटी। उसके कदम इस घर के लिए सही नहीं है, वो अपने साथ लेकर इस घर में नहीं आई है। वो लड़की सिर्फ इस घर की बर्बादी लेकर आई है। तभी तो वो अभी आगे कुछ बोलते उसे पहले ही ऋषभ जी और राधिका जी अपनी जगह से खड़े होते हुए गुस्से से बोले, भैया मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ,
लेकिन अभी आपने जो कहा आपकी ये बात गलत है, वो मेरी बेटी है और इस परिवार की प्रिंसेस स्नेहा को अपने में इस घर में लाने की जिद की थी, इसलिए हमने वो मान लिया था, वरना ये बात भी अच्छे से जानते थे कि हमने कभी भी नित्य की जगह किसी को नहीं दी थी। रवि जी भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, माना कि मैंने स्नेहा को इस घर लाने फैसला लिया था, उस वक्त तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। एक फॉर्चून ने भी कहा था स्नेहा हमारे लिए बहुत लकी है। वैसे भी मॉम भी ऐसी अनलकी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनकी बातें ऋषभ जी के गुस्से में हवा भरने का काम कर रही थी। अगर रवि जी उसके बड़े भाई नहीं होते तो वो अभी उन्हें एक अच्छा सब सिखाते। राधिका जी अब गुस्से में आ चुकी थी। उन्होंने से गुस्से से भरे लहजे में जवाब दिया, वो मेरी बेटी है और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं उसे दुनिया की नज़र में एक गोद ली हुई बेटी का दर्जा दूं। एक बात याद रखिए, एक अच्छी हो या बुरी और लक्की हो या अनलकी, मुझसे इससे फर्ज नहीं पड़ता है। वो मेरी बेटी है, उसे मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा है। उसके भाइयों ने उसके लिए ना जाने कितना कुछ किया था। हम भी एक बेटी के लिए तरस रहे थे और आप, ये बोल उनकी आंखों से अंशु बहने लगा था। फिर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल और बड़ी मुश्किल से बोली, हम अपनी बेटी को कभी भी खुद से दूर नहीं करेंगे, फिर इसके लिए हमें आपके परिवार से रिश्ता क्यों न खत्म करना पड़े। वो मेरी बेटी है, इतने मुश्किलों के बाद वो हमारे पास वापस आई है, और अगर आपको स्नेहा इतनी ही प्यारी है तो ले जाए उसको अपने साथ, लेकिन मेरे बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। ये बोल वो ऋषभ जी के सीने लग गई थी। उन्हें रवि जी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वही उनकी बात सुन रवि जी और रीटा के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि भी हैरानी से राधिका जी की तरफ देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राधिका जी ऐसा कुछ बोल देगी। उन्हें समझ आ चुका था, अगर अब उन्होंने उनकी बेटी के खिलाफ कुछ भी कहा था, जो धमकी अभी राधिका जी ने दी, वो ऋषभ जी सच करने से पहले एक पल भी नहीं सोचेंगे। ऋषभ जी के लिए राधिका जी बहुत मनाए रखते हैं। इस उम्र भी वो अपनी वाइफ एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे, उनकी कार करते थे। राधिका जी एक छींक उन्हें रात भर बेचैन करने की ताकत रखती थी। वो लोग अपनी अपनी सोच में ही थे कि तभी वो पे कुछ लोगों की पैरों की आवाज आए। सब लोगों ने उस तरफ देख जहां पे इस वक्त नित्य और आशीष खड़े थे, वहीं उनके पीछे अभी स्नेहा भी आई थी। आशीष, नित्य और स्नेहा सामने देख रहे जहां पे इस वक्त राधिका जी ऋषभ जी सीने पे सर रखे रो रही थी, वहीं ऋषभ जी उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे। ये देख नित्य ने अपनी कोल्ड मगर डीप वॉइस में बोली, क्या हो रहा यहाँ पे? अब सबकी नज़र सिर्फ नित्य पे थी, वही नित्य की नज़र सिर्फ अपनी माँ पे थी। वही नित्य बिना किसी एक्सप्रेशन एक नज़र सबकी देख, वो इन लोगों में से किसी को भी नहीं जानती थी। वो वहां से सीधा अपने पेरेंट्स की तरफ गई। वो राधिका जी के पास आई जो कि ऋषभ जी के चेस्ट में अपना सर रखे हुए सिसकी ले रही थी। नित्य अपनी माँ के चेहरे को अपने हाथ लेती और उनके चेहरे को देखती है जो कि आंसू से भीगा हुआ था। ये देख वो एक बार बोली, मॉम क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? आप मुझे बातों में उन्हें छोड़ूंगी नहीं। नित्य जब से इस घर में आती उसे सबसे प्यार मिला था। उसके बड़े भाई हो आशीष या फिर उसकी माँ और पापा ने भी उसे बहुत प्यार दिया था, जिस कारण वो इन सब लेकर प्रोटेक्टिव हो चुकी थी। इसलिए अपनी माँ को रोता देख उसके आसपास और बहुत ही डेंजरस हो चुका था। उसे ये भी पता था कि इधर क्या हुआ है, लेकिन उसकी माँ के आंसू की वजह जो भी वो उसे छोड़ेगी नहीं। वही उसका ऐसा ऑरा महसूस कर ऋषभ जी और आशीष को छोड़ बाकी वहां पे मौजूद सभी लोगों को एक अजीब सी घुटन महसूस हो रहा था। तभी राधिका जी जल्दी से खुद को संभालते हुए ऋषभ जी दूर होते हुए बोली, कुछ बेटा, वो तुम्हारे दादाजी को अभी तक होश नहीं आया और ये तुम्हारे दादाजी और दादी जी के बारे में पूछ रहे थे। उनकी बात सुन नित्य ने एक बार फिर से सबकी तरफ अपनी नज़ारे घूमे के देख और बोली, दादाजी को बीच में आज किसी भी वक्त होश आ सकता है, और एक बात, अगली बार से मॉम से इस तरह से कोई भी सवाल मत पूछना, वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपने गले से लगा के बोली, माँ आप शांत हो जाए, सब कुछ ठीक है, दादाजी भी ठीक है। आज उन्हें किस भी वक्त होश आ सकता जब, इसलिए तो मैं घर आई हूँ ताकि उनके बारे में आपको बात सकूं। अब चुप हो जाए, आप ऐसे रोते हुए अच्छे नहीं लगते, आपके तो वो डिम्पल वाली स्माइल ही आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। उनकी बात सुन राधिका जी मुस्कुरा देती है। नित्य बड़े ही प्यार से अपनी माँ का माथा चूम लेती है और बोली, जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें हॉस्पिटल भी तो जाना है। उसकी बात सुन राधिका जी अपना सर हिला देती है, फिर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नित्य ऋषभ जी तरफ देखते हुए बोली, डैड ये लोग कौन हैं? उसके सवाल को सुन ऋषभ जी बोले,
ये रवि सिंघानिया और ये उनकी पत्नी रीता सिंघानिया मेरे बड़े भाई और भाभी और तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ हैं। फिर वो रिद्धि सिद्धि की तरफ इशारे करते हुए बोले, यूं इनके बच्चे और तुम्हारी बहन रिद्धि और सिद्धि। उनकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। फिर वो रवि जी की तरफ देखते हुए बोली, अगली बार मेरे बारे में अगर आपको कुछ बात करनी हो तो सीधा मुझसे या फिर घर में दादा भाई से करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार आप लोगों की वजह से मेरी माँ के आंखें में आंसू की एक बूंद भी आए तो मैं आप लोगों को रोने लायक नहीं छोड़ूंगी। तभी ऋषभ जी बोले, क्या तुमने? हाँ डैड, मैंने एक एक बात को सुन था। उसकी आवाज में वो जेंटलनेस भी थी जो राधिका जी सामने थी। वही उसकी बात सुन सब लोग हैरान नजर से उसको देखने लगे। तभी रवि जी जिसे नित्य को देख अंदर ही डर की लहर उठी गई थी, वो जल्दी ही खुद पे काबू करते हुए बोले, तुम पास मैनर नहीं कि अपने से बड़े के साथ कैसे बात करनी चाहिए, और अच्छा ही हुआ तुमने सारी बात को सुन लिया है। फिर वो ऋषभ जी तरफ देखते हुए बोले, जाओ और राठौड़ परिवार से नित्य और मोक्ष का रिश्ता तोड़ स्नेहा और मोक्ष का रिश्ता जोड़ो। उनकी बात सुन नित्य बोली, मिस्टर सिंघानिया, रही बात मेरे मैनर की, मैं जहाँ से आई हूँ ना वहाँ पे मैंने सीखा है जो तुम्हारे साथ जैसे बिहेव करता है उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। और रही मेरे और मोक्ष के रिश्ते को तोड़ने की, तो आपको उस रिश्ते से दिक्कत है तो ये काम आप खुद करिए, क्योंकि मेरे डैड की के सामने शर्मिंदा होने नहीं जाएंगे। ये बोल वो वहां से चली गई। वही सब लोग नित्य को आंखें बड़ी लिए देख रहे थे। ऋषभ जी भी अपनी बेटी को आंखों में खुशी और प्राउड भरी नजर से देख रहे थे। उसकी बात सुन रवि जी को गुस्सा आ चुका था। वो समझ गए थे कि नित्य से डील करना आसान नहीं था। रवि जी ने ऋषभ जी की तरफ देखते हुए बोले, देखा तुमने, वो कितनी एरोगेंट लड़की है, उसके पास मैनर नहीं कि अपने से बड़े कैसे बात की जाती है। उनकी बात सुन आशीष जो कब से एक साइड खड़े होकर उन सबको देख रहा था, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अंकल जी आप प्लीज लिटिल सीज की बात को दिल से मत लेना। वो क्या है न नित्य, जब से इस परिवार में वापस आए हैं वो हम सभी को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी हैं। डैड ने आपको सुबह के बारे में बताया ही होगा कि कैसे एसएस कॉर्पोरेशन ने हमारी कंपनी और प्रॉपर्टी को हड़पने के अपने नाम करने का प्लान बनाया था, जिसे नित्य ने पूरी तरह से फेल कर दिया और उस कॉर्पोरेटों को अपने नाम पे करवा लिया है। बस इतना ही नहीं, उसने उस कॉर्पोरेशन के सीईओ को फिर से जेल भेज दिया है। उसने ये भी मेक श्योर किया है कि सुकेश कभी भी जेल से बाहर ना आ पाए। उसकी सारी बात सुन रवि जी हैरान था। सिंघानिया कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन एसएस कॉर्पोरेशन को इस लड़की ने खरीद लिया होगा। उनके मन में बात आई और उन्होंने घमंड से कहा, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ भी उसने सिंघानिया या फिर राठौड़ परिवार का ही नाम का इस्तेमाल किया होगा। तभी ऋषभ जी, जिन्हें कब से रवि जी का उनकी बेटी के खिलाफ बोलना पसंद नहीं आया, वो बोले, आपको जो समझना है समझो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बेटी को अगर आपकी बातों का जरा भी बुरा लगा तो मैं आप लोगों से सभी रिश्ते खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे बेटी से ज्यादा कोई भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। उसके बर्थडे वाले दिन ही मैं उसको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मोक्ष और नित्य की मांगनी को तोड़ के स्नेहा और मोक्ष के रिश्ते के बारे में बात करूं, तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मोक्ष ने हमें धमकी दी, अगर उसकी शादी नित्य से नहीं हुई तो पूरे सिंघानिया खानदान को कहीं का नहीं छोड़े। अगर आपको उसके खिलाफ जाना तो आप शौक से जाए। ये बोल वो अपने कमरे में चले गए। ऋषभ जी की बातों को सुन रवि जी के साथ साथ वह पे मौजूद सभी लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि मोक्ष ने ऐसा भी कुछ कहा होगा। वही स्नेहा तो गुस्से से पागल होने वाली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बचपन से वो इस सिंघानी परिवार की प्रिंसेस थी। वो बहुत बार मोक्ष से मिली थी, भले उसने कभी भी उसे बात नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उसका एक समय पे मंगेतर था। वो अभी की आई हुई नित्य के लिए इतना पोसेवी कैसे हो गया? वही कोई और भी था जिसे नित्य से नफरत हो रही। फिर इसे इंसान ने स्नेहा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल आ गई। उसके बाद वो वहां से चली गई। रीटा जी भी जाने लगी कि तभी स्नेहा भी उनके पीछे पीछे चली गई। वो जल्दी से उनका हाथ पकड़ रोते हुए बोली, बड़ी माँ देखिए न, ये क्या हो रहा, आप तो जानती है न मैं मोक्ष से कितना प्यार करती हूँ। ये बात तो मैं मॉम डैड के सामने भी नहीं कह सकती हूँ, आखिर वो लोग भी इस रिश्ते से खुश हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये बोल वो अपने मगरमच्छ के आंसू गिरने लगी। वही उसकी बात सुन रीता जी रिद्धि और सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली, बच्चों आप लोग जाओ और रेडी हो जाओ, हमें हॉस्पिटल भी जाना। उनकी बात सुन रिद्धि और सिद्धि वहां से चली जाती हैं। फिर वो स्नेहा की बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती हैं और जल्दी से दूर को लॉक करते हुए बोली,
स्नेहा तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हें इस घर में लाने के ना जाने कितने पापड़ बेले हैं और तुमसे एक आदमी का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा नहीं गया। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, पर मासी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हर वो कोशिश की थी जिससे मोक्ष मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। इनफैक्ट मैंने माँ के कहने पे घर से बाहर मोक्ष के सामने घर वालों के सामने एक इनोसेंट और काइंड लड़की बनने का नाटक भी किया। घर वाले मेरे जाल में फंस चुके हैं, लेकिन स्नेहा और मोक्ष का वो लोग मेरे किसी भी जाल में नहीं फंस रहे हैं। उसकी बात सुन रीता जी बोली, मेरी बहन ने तुम्हें हमेशा से एक मकर दिया है। इस घर में रहकर इस घर की नींव को हिलाने के लिए तुम्हारी माँ ने कितना मेहनत किया है। झूठे पंडित नित्य की किडनैपिंग, अरे तुम्हारी माँ ने ना जाने कितनी बार उसकी मारने की कोशिश की। उसने तो एक बार उसका रेप भी करवा के रेड लाइट एरिया में बेचने के लिए भी लगा दिया था। और तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो, तुमने अपना एक भी काम पूरा नहीं किया था। ऊपर से तुम्हारे पिता सुकेश को फिर से जेल हो गई। रही बात उस नित्य, अगर तुम्हारे झूठे इमोशन से कनेक्ट नहीं हो रही है तो तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो उसके साथ। एक बात याद रखना, हम दोनों का मकसद बस एक ही है और वो इस परिवार को बर्बाद करना है। हाँ मासी, मैं मोक्ष को पाने के चक्कर में अपना असली मकसद तो भूल ही गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है दीदी की तुमसे से बहुत उम्मीद है, बस उनकी उम्मीद मत तोड़ना। उनकी बात सुन स्नेहा ने अपना सर सहमति में हिला दिया, फिर वो कुछ डिस्कस काटे लगे। दूसरी तरफ मोक्ष अपने केबिन में बैठा था, तभी उसके डोर पे नॉक हुआ। उसने बिना लैपटॉप से अपना ध्यान हटाए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। मयंक, जो कि केबिन से बाहर खड़ा था, अपने हाथ पे पकड़े फाइल को देखते हुए अंदर आते ही बोला, बॉस आपने हमें जिस औरत की इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए बोले थे ये उसकी फाइल है। मोक्ष उसके हाथ से फाइल लेकर खोल लेता है और उसको बोलने का इशारा करता है, बॉस हमारे आदमियों को उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला है, बस इतना पता चला है कि उस औरत का नाम कामिनी है और उसी ने उन दो लड़कों लेडी बॉस के साथ वो सब करने के लिए बोला। फिर उसको एक फूलवती नाम की औरत के पास बेचने लिए उसने उससे 20 लाख रुपए भी ली थे, 10 लाख एडवांस और बाकी का काम होने के बाद। लेकिन उसके प्लान पे पानी पीट गया था, जिस कारण कामिनी फूलवती से मिले 10 लाख रुपए के साथ भाग गई और आज तक वहां पे नहीं गई है। उसकी बात सुन मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर हॉस्पिटल में सब लोग आ चुके थे, दादाजी को पहले ही होश आ चुका था, वो अपने बेड पे पिलो के सहारे बैठ हुए थे। वहीं उनके सामने पूरी सिंघानिया परिवार थी। स्नेहा दादाजी के पास आते हुए अपने चेहरे पे झूठी उदासी लाते हुए बोली, दादाजी अच्छा हुआ आपको होश आ गया, भगवान ने मेरी सुन ली है, मैंने आप लोगों को कितना मिस किया। ये बोल वो रोने लगी। उसकी बात सुन दादाजी उसके सर पे हाथ रख बोले, प्रिंसेस तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसको चुप करवाते हुए बोले, तुम मेरी प्यारी पोती हो, इसलिए अब तुझे खुश होना चाहिए। वही दादी माँ उसको कंजूरिंग नज़र से देखने लगी। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, मैं इतने दिन से हॉस्पिटल में हूँ और ये लड़की मुझसे देखने तक नहीं हुई और यहाँ पे नाटक कर रही है। दादी माँ को स्नेहा बिल्कुल पसंद नहीं, वो उसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लगती थी, जो कि सभी के सामने मासूम बनके उनका फ़ायदा उठाना जानती थी। वो अभी अपनी सोच में गया। ठीक है, तभी उनके कान में नित्य की आवाज़ गई जो बोल रही, स्नेहा तुम्हें उनके सामने इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उनकी हेल्थ और असर हो सकता है। उसकी बात सुन स्नेहा ने बोली, लेकिन मैं तो बस दादाजी से बात कर रही हूँ, क्या मैं अब उनके ठीक होने पर थोड़ी खुश भी नहीं हो सकती हूँ। उसकी बातों से सब यही लग रहा जैसे वो उस वक्त बहुत खुश हो और नित्य उसको खुश नहीं देख पा रही है। तभी रवि जी थोड़े से गुस्से से बोले, नित्य ये तुम क्या बोल रही हो, उसके दादाजी को होश आया है तो उसका इमोशनल होना लाजमी है और तुम। वो अभी आगे कुछ बोलते उसे पहले ही पीछे से ऋषभ जी की आवाज आई, वो बिल्कुल सही बोल रही है, डैड अभी होश में आए हैं और स्नेहा को इस तरह उनके सामने इमोशनल होना सही नहीं है। उनकी बात सुन रवि जी चुप हो गए। वही दादाजी की नज़र जब नित्य पे गई तो उन्होंने जल्दी से उसको पास आने का इशारा किया। वही उनका इशारा समझ के नित्य उनके पास गई और उनके पैर छू लिए। ये देख दादाजी जल्दी से अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। वही सब लोग उनको देखने लगे था। क्या दादाजी नित्य को आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या डैड नित्य को नहीं अपनाएंगे? क्या उन्हें नित्य पसंद नहीं आए? जहां किसी के चेहरे पे परेशानी थी तो किसी के चेहरे पे खुशी। अभी सबके मन बहुत सी बात चल ही था कि तभी दादाजी ने नित्य के हाथ को पकड़ अपने गले लगा लिया और उसके माथे पे किस कर लिए। उनकी आंखों से अंशु बह रहे थे। वही सब लोग उनको इस तरह देख हैरान थे। आज तक दादाजी का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रिक्ट, वो हमेशा ही एक डोमिनेशन और एक खतरनाक ऑरा के साथ चलते थे। उनके सामने घर में भी किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी।
दादाजी अपने टाइम के बहुत बड़े मिलिट्री में जनरल रह चुके थे, जिस कारण वो कभी भी अपने इमोशन को अपने चेहरे पे आने नहीं देते थे। आज वही इंसान अपनी पोती को देख अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। दादाजी नित्य से अलग होते हुए बोले, सॉरी प्रिंसेस, हम उस वक्त तुम्हारी सेफ्टी में लापरवाही कर बैठे थे जिसके वजह तुम हम लोगों से इतने सालों तक दूर रही। आई एम सॉरी। ये बोल एक बार फिर से रोने लगे थे। वही सभी की आंखें नाम ही चुकी थी। तभी नित्य दादाजी अलग होते हुए बोली, पहले आप ये पानी पिए और शांत हो जाए। आपके लिए इमोशनल होना ठीक नहीं है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं, तो आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुन और उसकी समझदारी देख दादाजी को बहुत अच्छा लगा था। आखिर उन्होंने ने यही उम्मीद की थी। अपनी पोती से मिलके उनकी बहुत खुशी हो रही थी। वही दादी माँ भी इशारे से बोली, हमारी पोती बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट और काइंड है। वही उनकी इस तरह के इंटरेक्टी को कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग गुस्सा। वही खुशबू, लोगों के चेहरे पे जलन। तभी रवि जी आगे आते हुए बोले, डैड आप लोग ऐसे बिना बातें घर से कैसे जा सकते हैं। उनकी बात सुन दादाजी थोड़ा गुस्से से बोले, रवि तुम शायद भूल रही हो, मैं इस समय भी फिट हूँ। इनफैक्ट जिस दिन मैं अपनी प्यारी से पोती से मिलने जाने वाला था उसे एक दिन पहले ही मैंने और सिमरन ने अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाया था, ताकि हम अपनी वापस घर आए पोती की अच्छी तरफ से वेलकम कर सके। लेकिन जब मैं ड्राइव कर रहा था उस वक्त अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। मैंने उस वक्त सबसे पहले सेफ्टी गियर को ऑन किया, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था और इसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। ना कि नित्य के इस घर में वापस आने की वजह से, समझे तुम। ये बोल वो किसी को देखने लगे। वही वो लड़की थोड़ी हड़बड़ा गई, जिसे देख दादाजी मुस्कुरा दिया। ये इंसान रिद्धि थी जिसने दादाजी को घर पे मामले के बारे में पहले ही बात दिया था। दादाजी भले इस वक्त बेड पे थे, लेकिन जब उन्हें होश आया था उस वक्त रिद्धि दादी माँ से बात कर रही और उनको इस बारे में बात रही थी कि कैसे रवि जज ने ऋषभ जी कहा था कि वो लोग नित्य को दोबारा इस घर से बाहर निकल देंगे अगर दादाजी होश, तो वो कभी भी ऐसी अनलकी पोती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें जिसे सुन दादी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। दादाजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर और माइंड वाले इंसान था। न जाने कितनी बार वो अपने सर्विस में घायल हुए थे, कितनी भाव मौत के दरवाजे से वापस आए थे, इसलिए उन्हें इस घाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए वो रिद्धि की सभी बातों को अच्छे से सुन पा रहे थे। जैसे जैसे वो उसकी बातें सुन रहे उन्हें रवि पे गुस्सा आ रहा। वो अपने आप से ही बोले, आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। जब देखो तब ये कुछ भी बिना सोचे समझ बोल देता है, बिना का ख्याल करे कि उसके बोले हुए शब्द किसी के ऊपर क्या असर करेगा। ये जानते हुए भी कि गुस्सा इस वक्त उनके लिए अच्छा नहीं, लेकिन खीर उन्हें गुस्सा आ रहा, जिसे वजह से वो एक बात और बेहोश गए थे। हालांकि दादी माँ की नज़र अपनी नहीं गई, क्योंकि वो बातें करते समय दूसरी तरफ देख रही थी। सिंघानिया पैलेस में इस वक्त सब सिंघानिया पैलेस के लिविंग हॉल में बैठे थे। ऋषभ जी और रवि जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वही राधिका जी और रीता जी आपसे में बात कर रहे थे। वही रिद्धि सिद्धि दोनों एक साथ अपने सामने वाले सोफे बैठी नित्य को देख उसके बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी स्नेहा अपने हाथ में सबके लिए चाय का ट्रे लिए किचन से बाहर आई। उसके चेहरे पे इस वक्त एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी जो कि दिखावे लिए थी। वो एक एक करके सभी को चाय देने लगी। वही रवि जी बोले, अरे स्नेहा बेटा, ये तुम सब क्या रही हो, घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, वो ये ले आते। रवि जी बात को सुन सबका ध्यान उस पे चल गया। तभी रीता जी बोली, वाह बेटा, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। उनकी बात पे सिद्धि और रिद्धि भी बोले, हाँ स्नेहा, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। वही सबकी इस तरह की तारीफ सुन स्नेहा ने एक नज़र नित्य को देखा, जो कि अपने एक साइड के कान में ईयरबड डाले अपने काम में बिजी थी। उसको देख के ऐसा लगता जैसे उसको यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं उसे मतलब नहीं था। जब स्नेहा ने देख कि नित्य का ध्यान तो उस पे है ही नहीं, जिस कारण उसको बहुत गुस्सा आने लगा। वो यहाँ पे नित्य को जेलेसी फील करवाने के लिए बैठी, लेकिन नित्य का फोकस तो उसके फोन पे था। तभी स्नेहा की नज़र ट्रे में रखे एक एनक्यू कप पे गई, जिसे देख वो एक एविल स्माइल करने लगी। स्नेहा ने ट्रे से चाय की उस कप को उठा नित्य के तरफ बढ़ गई। अचानक ही उसका पैर लड़खड़ा गया, या फिर ये कहना सही होगा कि उसने गिरने का नाटक किया, जिससे वो ग्राम चाय नित्य के ऊपर गिरा सके बिना किसी के शक की नजर आए। जहां सब लोग अपने कप से चाय पी रहे, वही उस कप से भाप बहुत ज्यादा आ रही थी, जिसे समझ आ रहा कि वो चाय कितनी ग्राम होगी। सब लोग एक बार फिर से अपने अपने में बिजी हो गए थे, लेकिन अचानक से किसी की चीख वहां गूंज उठी। सबकी नज़र एक साथ उस तरफ गई तो सब लोग हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देख रहे थे। जहां पे इस वक्त स्नेहा दर्द से रो रही थी, वही नित्य सोफे के साइड में खड़ी नीचे देख रही थी, जहां फर्श पे टूटे हुए कप थे।
कुछ वक्त पहले नित्य, जो कि कब से अपने फोन में बिजी थी, जब उसने अपने ऊपर किसी की नज़र को महसूस किया। जब उसने सर उठा के उस तरफ देख तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर उसकी नज़र स्नेहा पे, जो कि अपने हाथ में चाय का कप लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। शायद वो समझ गई थी स्नेहा क्या करने वाली है। जैसे कि उसने उम्मीद किया था, स्नेहा गिरने का नाटक करते हुए उस चाय के कप को नित्य के ऊपर गिरने को हुई। उसे पहले उसकी उम्मीद से उलट नित्य अपनी जगह से साइड हो गई, लेकिन इस वक्त भी उसने उसी कप को उसके हाथ के मोड़ दिया था। ऐप सब बहुत जल्दी हुआ, जिसे खुद स्नेहा भी समझ नहीं कि उसका उस पे ही उल्टा पड़ गया है। लेकिन इन सब चीज में थोड़ी सी चाय नित्य के हाथ पे छलक गई, जिसे उसे फर्क तो नहीं पड़ा था, लेकिन फिर उसके हाथ लाल हो चुके थे। वही स्नेहा अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए नित्य को देख रही, जिसकी आंखों में वो सिर्फ एक मजाक बन के रह गई थी। सब लोग जल्दी से स्नेहा के पास आए। रिद्धि सिद्धा जल्दी से उसको उठा के सोफे पे बैठे देते हैं। वही ऋषभ जी एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोले, उस जगह को अच्छे साफ करो। फिर एक सर्वेंट को फर्स्ट एड बॉक्स और एक बोल में पानी लाने के लिए बोल देते। वही ऋषभ जी की बात को सुन स्नेहा का चेहरा काला पड़ गया। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, डैड मुझे इतना भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसको चुप करवाते हुए ऋषभ जी बोले, चुपचाप बैठ जाओ, अगली बार अगर तुम किचन में गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। उनकी बात सुन स्नेहा पैनिक करने लगी। वो फिर से अभी कुछ भी बोलती उसे पहले काजल वहां पे एक बोल में पानी लेकर आई, जिसे देख उसके चेहरे बच्चा कुछ रंग भी उड़ गया। वही नित्य उसकी हालत देख समझ गई थी, नित्य ने पानी जरूर कुछ मिलाया होगा, जिस वजह से वो इतना पैनिक कर रही। अब वो मजे से अपने सामने का नजारा देखने लगी, जहाँ पे राधिका जी स्नेहा के हाथ को पानी में डाल दिया था। अभी कुछ सेकंड ही बीते होने स्नेहा ने जल्दी से उसमें से अपना हाथ निकल किचन को तरफ बढ़ी। उसके हाथों की जलन काम होने की जगह बढ़ गई। लगभग 5 मिनट बाद वो किचन से बाहर आई। उसकी आंखें आंसू से लाल हो चुकी थी। उसने नित्य की तरफ देख, फिर वो वापस सोफे पे आंखें बैठ गई। वही राधिका जी उसके हाथ पे दवा लगाने लगी। उन्होंने वो दवा लगते हुए ही सवाल किया, स्नेह चाय तुम्हारे ऊपर कैसे गिरी? उनके सवाल पे स्नेहा ने एक नज़र नित्य को देखा, फिर थोड़ा लड़खड़ाने का नाटक करते हुए बोली, वो मॉम, एक्चुअली मैं नित्य को चाय देने के उसकी तरफ गई थी। उसी वक्त मेरा पैर लड़खड़ा और ये चाय मेरे हाथ के ऊपर गिर गया। ये बोलते उसने अपना सर नीचे झुका लिया था। तभी सिद्धि बोली, स्नेहा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने क्लियरली देखा था नित्य को तुम्हारे हाथ पे मारते हुए, जिस कारण चाय तुम्हारे ऊपर गिरा। उसकी बात सुन स्नेहा ने हड़बड़ाते का नाटक करते हुए बोली, नहीं सिद्धि, तुम नित्य को गलत समझ रही हो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद से सब ये लग रहा था कि वो नित्य को डिफेंड कर रही है, लेकिन सिर्फ नित्य जानती कि वो इस बात से सबका इशारे उसकी तरफ कर रही। तभी सिद्धि इस बार नित्य के सामने आके खड़ी हो गई और बोली, नित्य तुम्हें स्नेहा से माफी मांगनी चाहिए। देखो वो कितनी काइंड है, तुमने अभी उसके जो कुछ भी, उसके बाद भी वो तुम्हें डिफेंड कर रही है, इसलिए तुम्हें अब उससे माफी मांगनी चाहिए। उसकी बात सुनने अपने बोहे उठते हुए पूछा, और मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? उसकी बात से सिद्धि थोड़ा चिढ़ के बोली, अच्छा तो तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर ये बातों तुम अपनी जगह से हटी क्यों? हाँ तो क्या मुझसे भी स्नेहा के साथ जल जाना चाहिए थे? उसके इस जवाब से सब हैरानी से उसको देखने लगे थे। उसके बात को सुनते हुए रिद्धि बोली, आपके कहने का मतलब क्या नित्य दी? उसकी बात सुन नित्य ने स्नेहा की तरफ इशारा करते हुए जवाब दी, स्नेहा जब मेरे लिए चाय लेकर बढ़ रही थी, उसी वक्त उसके पैर नीचे कारपेट में फंस गया था, जिससे वो चाय उसके हाथ से छूटे मेरी तरफ गिरने लगा था, जिस वजह से मुझसे अपनी जगह से हटना पड़ा। अगर आप लोगों यकीन नहीं तो आप लोग कारपेट की तरफ देख सकते हैं, जहाँ से कारपेट अभी भी थोड़ी उठी हुई है। उसकी बात सुन और इशारा देख सबकी नज़र इस तरफ चली गई। नित्य ने अब सिद्धि की तरफ देखते हुए बोली, अगर अब तुम्हें मेरे क्लैरिफिकेशन मिल चुका है, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझसे अब अपने कमरे में जाना है। तभी रिद्धि थोड़ी सी गहराई हुई सी आवाज आई, नित्य दी आपके हाथ भी जल गए हैं। ये बोल वो उसके हाथ को लेकर दूसरी साइड वाले सोफे पे चली गई। वही ऋषभ जी भी जल्दी से फर्स्ट उठा उसके हाथ को क्लीन करने लगे। तभी स्नेहा अपने चेहरे पे थोड़ी सी उदासी कोई बोली, नित्य सॉरी, मेरी वजह से तुम भी जल गई। उसकी बात सुन नित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े टाइम बाद नित्य वहां से अपने कमरे में चली आई। अचानक ही उसका फोन बजा। उसने कॉलर देख अपने सर को पकड़ लिया और कॉल को पिक करते हुए अपने कमरे के बालकनी में चली गई। इस वक्त किसी से फोन पे बात कर रही। वही उसके डोर को खोल स्नेहा कमरे के अंदर आई। उसने एक नज़र इधर उधर देखा, तभी उसकी नज़र नित्य पे गई, जो कि बालकनी में कहीं होके फोन पे किसी से बात कर रही। स्नेहा जल्दी से उसके लैपटॉप के पास आई और उसके लैपटॉप को ओपन किया।
वो ये देख हैरान थी कि नित्य के लैपटॉप में कोई पासवर्ड नहीं है, लेकिन खुश भी थी, अब उसका काम जल्दी हो जाएगा। उसने एक नज़र बालकनी में नज़र डाली, फिर जल्दी जल्दी अपने काम में लगी। कुछ समय बाद उसे वो वीडियो मिल गई जिसे नित्य उसको इतने डांस ब्लैकमेल कर रही थी। बिना वक्त गान उसने जल्दी से डिलीट बटन प्रेस किया और इसे के साथ वो खुशी से खुद पड़ी। फिर उसे एक पल उस तरफ देख नित्य अभी भी बालकनी में थी, इसलिए वो जल्दी से उसके लैपटॉप को चेक करने लगी। क्या पता उसके हाथ कुछ ऐसा लग जाए जो कि नित्य को बर्बाद करने के काम आए। लेकिन उसे थोड़ा हैरानी भी हो रही थी कि आखिर नित्य का लैपटॉप इतना खाली क्यों है। जब वो इतनी बड़ी डॉक्टर है तो उसके कुछ न कुछ फाइल तो होना चाहिए था। लेकिन फिर उस सभी बातों को इग्नोर करते हुए वो अब कमरे से बाहर चली जाती है। स्नेहा कमरे से बाहर, तभी रीता जी जल्दी से उसके पास आई और बोली, क्या काम हो गया है। उसके सवाल को स्नेहा ने अपना सर हिला दिया, फिर अपनी बात को आगे करते हुए बोली, अब देखना मासी कैसे मैं इस नित्य को इस घर से बाहर निकलती हूँ। उसके बाद इस घर को बर्बाद करूंगी। उसके बाद मोक्ष से शादी करके सिंघानिया के साथ साथ राठौड़ के प्रॉपर्टी पे भी ऐस करूंगी। हाँ मेरी बच्ची, एक बार हमारा इस घर में आने का मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद इस घर और बिजनेस हम सब राज करेंगे। दूसरी तरफ बेदी विला में आज एक हफ्ते से उनके बिजनेस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, जिसे महेश बेदी का अकेले संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से सब लोग परेशान थे। तभी महेश बेदी का फोन बजा। महेश ने जल्दी से फोन पिक किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर सभी बोर्ड मेंबर्स आपसे बहुत गुस्सा हैं। उन्होंने ने किसी और को सीईओ पोस्ट के लिए चुना है, इसी वजह से कल मीटिंग है, आपका वहां होना जरूरी है। उसकी बात सुन महेश बेदी गुस्से से बोले, तुम क्या बकवास कर रहे हैं, वो कंपनी मेरी है, फिर वो कौन होते हैं अपने हिसाब से सीईओ को बनाए वाले। उनकी बात सुन दूसरी तर्क से आवाज आई, सर हम कुछ कर सकते हैं। आपके दादाजी ने आपके नाम पे कंपनी का सिर्फ 5% किया है, जबकि आपके बेटे के नाम पर 25% शेयर है और बाकी के 30% शेयर किसके नाम है ये हम पता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कंपनी आपके हाथ में रहे तो आपको अपने बेटे के साथ साथ उस इंसान के नाम का भी अपने नाम करवाना होगा, वरना आप अपनी कंपनी से जा सकते हैं। ओके बॉस, मैं इस बारे में पता करता हूँ। इसी के साथ फोन कट गया। वो फिर से अपने जगह आ गए। तभी सलोनी जी ने उनसे सवाल किया, जिसे सुन उन्होंने कंपनी की सारी बात बता दी, जिसे सुन शिवानी को बहुत गुस्सा आ था। वो बचपन से एक छोटे से गांव में पलो बड़ी है और जब वो अपने घर में वापस आई तो उसके फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके गुस्से में इजाफा तब हुआ जन महेश ने कहा कि जब से नित्य इस घर से गई है हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा। ब्लू होटल पैराडाइज हमसे अपने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया हुआ, एंजल फैशन ब्रांड भी अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है। पता नहीं हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। शायद डैड सही बोलते थे, नित्य हमारे घर के लिए बहुत ज्यादा लक्की थी। उसकी बात सुन सलोनी जज गुस्से से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक उन लक्की लड़की, जहां भी जाएगी मनहूसियत उसका साथ देगी, समझ आओ। और जो बिजनेस को लॉस हो रहा ना, इसकी वजह आप हैं। अपने कभी भी डैड के बिजनेस संभालने की कोशिश नहीं की थी। उसकी बात सुन महेश को भी गुस्सा आ गया। वो बोला, क्या तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? ठीक है, फिर कल से तुम ही इस बिजनेस को संभालो। वैसे भी तुम्हें वादा शौक था बड़े घर में शादी करने की, अब क्या हुआ है? वो दोनों आपस में लड़ने लगे थे। वही शिवानी अपनी जगह से खड़ी हो घर से बाहर चली गई और जाके किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जब कॉल पिक हुआ शिवानी बोली, सत्यम बेदी को मार दो, कम हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखना। उसकी बात सुन शिवानी बोली, तुम्हें पैसों की चुना करने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना दूंगी, लेकिन उसको मारने से पहले तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। उसके बाद वो उसको इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कर देती है। उसके बाद वो घर में चली जाती है, जहाँ पे महेश जल्दी से उसका हाथ पकड़ बोला, बेटा तुम्हें जल्द से मोहित से सगाई करनी होगी। अपने डैड की बात सुन शिवानी बोली, डैड आप चिंता मत करो, आप मोहित के परिवार से बात कर लो सगाई के लिए। वैसे में और मोहित अभी रिलेशनशिप है, तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया कि हम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दे। ये बोल वो शर्माने का नाटक करते हुए वहां से चली गई और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस बात को लेकर पोस्ट कर दिया, जिसे उसे ग्रुप पे बहुत सारे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आने लगा था, जिसे देख उसको बहुत खुशी हो रही थी। अपनी बेटी की समझदारी देख महेश को बहुत खुशी हुई, जब उन्होंने याद किया कैसे बहुत टाइम पहले नित्य ने इस सगाई से साफ माना कर दिया था। जब उन्होंने इस रिश्ते को तय किया, हालांकि कि उनके डैड के मानने के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था। महेश को याद है कि कैसे उन्होंने इतने साल तक उस लड़की को अपने घर में पल, लेकिन उस लड़की ने आज तक उनका कर्ज उतरने के लिए कुछ नहीं किया। अब वो एक गरीब घर में दर दर की ठोकर खा रही होगी। अनग्रेटफुल लड़की, वो यही डिजर्व करती है। अगली सुबह सिंघानिया पैलेस में
सभी लोग लिविंग रूम बैठे थे। तभी स्नेहा हमेशा की आज भी पूरी स्माइल अपने चेहरे पे सजाए नीचे आ रहा थी। वहीं उसको देख सिद्धि बोली, चाची आप चाहत लगती है कि स्नेहा आपकी बैठ है। आपको पता है स्नेहा बहुत सुंदर है और काइंड है, मुझे कहना होगा कि उसके कोई नहीं है। वही स्नेहा भी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। तभी रिद्धि की हैरानी भरी आवाज आई, वाव लुकिंग गार्जियंस। उसकी आवाज सुन सिद्धि ने उसकी आवाज का पीछा किया जहां से नित्य इस वक्त व्हाइट शर्ट ब्लू पेंट हाथ में एक कोट लेकर नीचे आ रही थी। उसके चेहरे हमेशा की तरह एक्सप्रेस लेस था। उसकी नीली आंखें उसको लुक को और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। उसको देख सब उसको देख रहे गए। उसके आसपास एक अथॉरिटी वाला ऑरा था। रिद्धि उसको देख हैरानी भरी आवाज में बोली, मुझे तो लगता है नित्य किसी अच्छे घर में पली बढ़ हुई। उसको देख ऐसा नहीं लगता जैसे वो किसी ऐसे घर से आए जहाँ के तौर तरीके अच्छे ना हो। उसकी बात सुन सब लोग नित्य को ही देख रहे थे जो किसी क्वीन की तरह चलते हुए आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा एलिगेंट और ग्रेसफुल दिख रही थी। नित्य ने सबके पास आते हुए बेलिस गुड मॉर्निंग एवरीवन। तभी आशीष बोला, लिटिल आज तुम कहीं जा रही हो क्या? उसकी बात सुन नित्य बोली, हाँ भाई आज मेरा एसएस कॉर्पोरेशन में पहले दिन जो है इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात याद रखा इस काम का तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुन नित्य मुस्कुरा देती है। ऋषभ जी, राधिका जी और आशीष को सब लोग नित्य को हैरानी से देख रहे। नित्य की उम्र ही क्या है को वो अभी से बिजनेस की संभालने जा रही है। तभी रवि जी बिना किसी भाव के नित्य की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें नहीं लगता तुम अभी इस कम के लिए बहुत छोटी हो? उसकी बात सुन नित्य बिना उसी तरीके से जवाब दी, मुझे लोगों की तरह घूमना फिरना पसंद नहीं और पूरा दिन मैं घर में रह सकती हूँ नहीं, इसलिए मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। उसकी बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो बस खेलने जा रही है। नित्य के ऐसे जवाब से सब हैरान थे। क्या बिजनेस कोई खेलने का चीज है जो ये लड़की मजे करने जा रही है? नित्य बिना किसी पे ध्यान से वो से जाने लगी। तभी राधिका जी बोली, नित्य बेटा नाश्ता तो कर लो। अपने माँ की बात सुन नित्य बोली, नहीं माँ बाहर मोक्ष मेरा इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा कि मैं उसके साथ नाश्ता करूं। उसकी बात सुन राधिका जी बोली, देखो तो हर वक्त हमारी बेटी के आसपास ही रहता है वो डेविल। ऐसा लगता वो तुम्हें यहाँ बस एक रस्म को पूरा करने के लिए भेजता है। मेरी बेटी को मेरे साथ नाश्ता भी नहीं कर देता, निच्छर इंसान कहीं का। वो अभी बोल ही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, निया। उसकी आवाज सुनते ही राधिका जी पीछे पलट गई और अपने चेहरे पे स्माइल लाते हुए बोली, अरे ऋषभ बेटा तुम आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? मैं तो यहाँ पे नित्य से बोल रही थी कि वो तुम्हें भी बुला ले, तुम आज हमारे साथ नाश्ता कर लो। उनकी बात सुन मोक्ष अपना एक आईब्रो रईस करते हुए बोला, क्या सच में आंटी? लेकिन मैंने तो कुछ और सुन है, लाइक कुछ डेविल और आपकी बेटी को चुराने वाला निच्छर इंसान समथिंग तट। उसकी बात सुन राधिका जी हड़बड़ा गई और वो जल्दी से बोली, अरे बेटा तुम भी ये सब मैंने नहीं, तुम्हारे प्रिय ससुर नहीं कहा था? अब तुम तो जानते हो एक पिता कभी भी अपनी बेटी का शादी नहीं होने देता, इसलिए उन्होंने ने भावना में आके सब कुछ कह दिया, क्या है ना जी? राधिका जी ऋषभ जी पेट में कोहनी मारते हुए बोली। वही ये सब बोलते हुए राधिका जी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही, जिसे देख नित्य भी स्माइल कर देती है। फिर एक ऋषभ जी और राधिका जी के पैर को छूते हुए बोली, ठीक है अब हम जाते हैं। उसके बाद वो लोग वह से निकल जाते हैं। उसके जाते ही रवि जी थोड़े गुस्से और चीड़ से कहते हैं, उसने तुम दोनों के पैर छुए पर मेरे नहीं क्यों? इस बार वो उसके मैनर को लेकर नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने ने क्लियरली देखा कि वो कैसे सबको रिस्पेक्ट देती हैं। और बुरा भी लग रहा, आखिर नित्य के उनके लिए बुरी किस्मत भले ही लेकर आई थी, लेकिन थी वो सिंघानिया परिवार के इकलौती प्रिंसेस। वो उस नफरत नहीं कर सकते लेकिन उसके क्लास भी जा सकते थे। ऋषभ जी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहिए था, ये उनकी गलती है। उन्होंने पहले नित्य जो रिस्पेक्ट नहीं दिया उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे और अब नित्य इन्हें पूरी तरफ इग्नोर कर रही तो भला क्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आशीष की तरफ देखते हुए पूछा, आशीष तुम्हारे होटल वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? डैड ब्लू पैराडाइज हमारे साथ कालेब करने के लिए रेडी हो चुकी है। उसकी बात सुन सब हैरान हो गए लेकिन किसी ने भी कुछ कहा नहीं था। इधर कार में मोक्ष ने आज फिर नित्य के लिए नाश्ता अपने हाथ से रेडी करके लाया था। वही नित्य भी अब मजे से उसके हाथ नाश्ता कर रही। नित्य इस बात मुकर नहीं सकती, ये इंसान सच में कुकिंग में बहुत अच्छा था। उसको डर था कहीं उसे इसके हाथ के कुकिंग की लत न लग जाए। वही मोक्ष ने फिर से नित्य की तरफ, जो कि मजे ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रही थी। तभी नित्य बोली, क्या तुमने अपने कार के डोर को मॉडिफाई करवाया है? उसकी बात सुन मोक्ष बोला, नहीं उस कार को मैंने अपनी पहली सैलरी से लिया है, इसलिए ये कार बहुत है स्पेशल है मेरे लिए। उसने अभी इतना ही कहा था, उसकी कार से एक कार की टक्कर हो गई।
मोक्ष ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने नित्या कवर कर लिया। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखों को सबसे पहले नित्य को देखा, जो अपनी ठंडी आंखों से एक तक बाहर की तरफ देख रही थी। फिर मोक्ष को देखते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद सुन मोक्ष ने अपना सर हिला दिया। फिर वो अपने सर को घुमा सामने की तरफ देखा, जहाँ पे कुछ लोग हाथ में गन लेकर उनके कार के ऊपर पॉइंट किए हुए थे। फिर उसने अपनी कार को देख जिसमें से धुआं बाहर आ रहा था, जिसे देख उसकी नसें तन चुकी थी। तभी उन दोनों के कार पे नॉक हुआ। उन दोनों उस तरफ देख फिर बोले, कार से बाहर आओ वरना ये कार हम यही ब्लास्ट कर देंगे। उसकी बात सुन मोक्ष और नित्य कार से बाहर आए। उन दोनों के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थे। तभी मोक्ष ने आगे आते हुए जल्दी से नित्य को अपने पीछे कर लिया। वो जानता था उसकी निया एक अच्छी फाइटर है, फिर भी वो उसको कुछ नहीं होने दे सकता था। वही उसके इस गेस्चर को देख नित्य को बहुत ही अच्छा लगा था। तभी उसके कान में मोक्ष की आवाज गई, जो सामने वाले खड़े आदमियों के देखते हुए बोला, मैं तुम लोगों दो ऑप्शन देता हूँ। पहले ये है कि तुम्हें यहाँ हम पर भेजने वाले इंसान का नाम बातो तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। दूसरा, अगर नहीं बातें तो तुम्हारी मौत को बहुत ही दर्दनाक बना दूंगा, क्योंकि मरना तो तुम्हें है ही, फिर चाहे जैसे मरो। उसकी बात सुन वो सभी गुंडे हंसते हुए बोले, इसे लगता है कि ये हमें मर सकता, बहुत अच्छा जोक मारा है तूने, चल ये सब छोड़ और वो लड़की हमें दे दे। उसकी बात सुन मोक्ष की आंखें गुस्से से भर उठी। वही कुछ हल नित्य के भी थे। तभी वो आदमी बोला, फूलवती ने पूरे 20 लाख के इस लड़की को खरीदा और ना जाने कितने साल से हम इसे ढूंढ रहे हैं, आज जब ये मिली है तो हूँ ऐसा थोड़ी ना जा सकते। उसकी बात सुन मोक्ष को गुस्सा आ गया था। आखिर वो कैसे नहीं जानता था उस औरत को। मोक्ष ने ना आर देख ना पार वो अपने बैग से गन निकल सीधी उस आदमी के सर पे मार देता है, जिसे वो आदमी निढाल होकर वही गिर जाता है। थोड़े टाइम बाद मोक्ष और नित्य की कार एसएस कॉर्पोरेशन के बाहर आके रुकी है। नित्य ने एक नज़र मोक्ष को देख, जो कि उसको देखते हुए बाय कर रहा था। नित्य ने उसको बाय किया, फिर वहां से सीधा अंदर चली गई। उसके जाते ही मोक्ष का चेहरे एक से लेस हो गया था। उसके चेहरे से वो सॉफ्टनेस कहीं गायब हो गई थी। उसका चेहरा कोल्ड और डार्क ऑरा से भर गया था। उसने कार का डोर ओपन किया और जैसे ही कार में बैठा तो उसके फ़ोन पे मैसेज का रिंगटोन आया। उसने अपने फ़ोन को चेक किया तो देख कि ये कॉल नित्य का था, जो कि उसको कल के मल्होत्रा के पार्टी में इनवाइट कर रही थी। साथ एक और मैसेज आया जिसे उसने मोक्ष को थोड़ा ऑर्डर देते हुए बोली, यहाँ से सीधा ऑफिस जाना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मैसेज को मोक्ष के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। आखिरकार उसकी निया उसको समझना शुरू कर सुखी थी। उसको खुशी हो रही थी, आखिर उसके एफर्ट काम आ चुके थे, बस अब कन्फेशन की देर थी। उसके बाद उसकी निया सिर्फ उसकी हो जाएगी। इस वक्त बहुत खुश था। इधर नित्य जब ऑफिस की तरफ बढ़ रही तो उसने नोटिस किया यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। उसने आसपास देख, तभी उसकी नज़र ऑफिस से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स पे गई, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये देख नित्य की आंखें छोटी हो गई, लेकिन फिर नित्य आगे बढ़ी। जो जैसे मैं ऑफिस में आई उसकी नज़र सामने रिसेप्शनिस्ट पे गई, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे और मेकअप लगा किसी बात पे हंस रहे थे। वो का एनवायरनमेंट ऐसा था जैसे यहाँ पे हर कोई इस ऑफिस को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। नित्य को अब समझ आ रहा था इस ऑफिस में लोग कभी भी आलने काम को सीरियस नहीं लेते हैं। वो उनकी तरफ बढ़ी, तभी एक लड़की जो कि रिसेप्शन बैठी हुई दूसरी से बात कर रही थी, उसने नित्य से सवाल किया, अरे छोटी बच्ची तुम यहाँ क्या कर रही, और तुम्हें अंदर किसी ने आने दिया? फिर उसने रिंगबाजी और बाहर गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? ऑफिस में एक बच्ची घुस आई है और तुम लोग पता नहीं कहाँ मर गए हो। उसकी बात सुन बाहर खड़े गार्ड्स जल्दी से अंदर आए। उन्होंने सामने देखा जहाँ पे इस वक्त एक लड़की खड़ी थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोली, जल्दी से इसे बाहर निकालो, हमारी नई सीईओ आती होगी। हम नहीं चाहते उनके सामने हमारा इम्प्रेस खराब हो, वैसे भी जितना अच्छा हमारा इम्प्रेशन होगा वो हमें उतना ही पसंद करेगी। उसकी बात सुन वो दोनों गार्ड्स नित्य की तरफ आते हुए बोले, मैडम प्लीज़ बाहर चलिए, अगर आपको कुछ काम है आप कल आएगा, लेकिन अभी के लिए चलिए। नित्य वहाँ पे मौजूद हर एक इंसान का बिहेवियर देख रही थी। जहाँ उसको रिसेप्शनिस्ट लालची लग रही थी, तो वही ये गार्ड्स अपनी नौकरी बचाने के लिए देर हुए थे। तभी एक रिसेप्शनिस्ट थोड़ा गुस्से से बोली, क्या तुम लोगों को पागल हो गए हो? उठो इसे और बाहर फेंक के आओ, हमारे पास टाइम नहीं है, बॉस कभी भी आते होने। उनकी आवाज़ सुन सभी एम्प्लॉइज वहां आ गए और अपने सामने का तमाशा देख रहे थे। वही नित्य ने की दूसरी रिसेप्शनिस्ट पे चली गई, जो कि उसको बहुत ही छोटी नज़र से देख रही। वही उस रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि गार्ड्स अभी भैंस लड़की से रिक्वेस्ट कर रही, तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया।
वो जल्दी से उसके पास गई और उसकी बाह पे अपनी पकड़ कस दी और उसको बाहर ले जाने लगी। उस लड़की को नित्य से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी क्योंकि सबकी नज़र उसके ऊपर थी। अचानक ही उस लड़की को एक झटक लगा, वो शोध जमीन पे जा गिरी। उसने अपने सर को उठा के देखा तो सामने नित्य आने हाथ से उस जगह को साफ कर रही जोर थोड़ी तेज आवाज में बोली, मुझसे नहीं पता मिस श्री कि अपने नए बॉस के साथ तुम लोग ऐसा सलूक करते हो। बॉस? जैसे ही उसने ये बात कही वहां खड़ा हर एक इंसान अब हैरानी के साथ साथ आंखों में डर लिए उसको देखने लगा था। नहीं तो तुम झूठ बोल रही, आखिर इतनी छोटी लड़की बॉस कैसे हो सकती? फिर वो गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो, पागल गए हो, या फिर तुम भूल चुके हो कि तुम कहाँ काम करते हो? ये लड़की कोई बॉस नहीं है। तुम ही लोग सोच, क्या इतनी छोटी जो कि अभी सिर्फ हाई स्कूल में होगी, क्या वो इतने बड़े कंपनी को मैनेज कर सकती है क्या? वो लड़की अब तक फिर से खड़ी हो गई। वही एक बार फिर से सब लोग नित्य को देखने लगे जो कि बड़े ही एटीट्यूड के साथ किसी क्वीन की तरह सामने वाले सोफे पे बैठी हुई थी। उसका ऑरा और एक्सप्रेशनलेस चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि शायद वही न्यू सीईओ है, लेकिन उसकी उम्र से ऐसा नहीं लग रहा, जिस वजह से अब गार्ड्स कंफ्यूज हो चुके थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर ये लड़की सच उनकी बॉस निकली तो उनकी जॉब आज ही उनके हाथ से जा सकती थी। वो अभी अपने कशमास थे कि तभी उन्होंने ने एक आदमी को भाग कर आते हुए देखा और बोला, हटो हटी, अरे रास्ता दो यार, मैंने सुना है मुझे अभी अभी बॉस का मैसेज मिला है, वो ऑफिस कंपनी में चुकी है। उसके हाथ में फ्लावर बुके था और नए बॉस के आने की खुशी उसके चेहरे पे साफ देखी जा सकती थी। वही उसको इतना खुश दे सब हैरान था। वही वो लड़की गुस्से से बोली, सर ये यहाँ आकर क्लेम कर रही है कि यही हमारी नई बॉस है। श्री की बात सुन वो लड़का उस तरफ देखता है जहाँ पे नित्य बैठी थी। फिर वो उसको रिस्पेक्ट से देखते हुए बोला, बच्ची तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम इस कंपनी की नई बॉस हो? क्योंकि मैं हूँ नित्य, इस कंपनी की नई सीईओ। जैसे ही उस लड़के ने नित्य का नाम सुन वो जल्दी से सीधा खड़ा हो गया और बोला, बॉस आप? फिर वो जल्दी से उस लड़की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है? ये हमारी नई बॉस है। जैसे ही उसने ये बात कही उस लड़की का चेहरा काल पड़ गया। अब उसको यकीन हो चुका था आज उसके हाथ से ये जॉब गई। तभी नित्य अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, जैकी इस लड़की यहाँ से फायर करो, साथ इन गार्ड्स को भी। मुझे कंपनी में काम करने वाले और अपने काम को लेकर सीरियस रहने वाले लोग चाहिए, ना कि ये लोग। उसकी बात सुन सब डर गए। वही गार्ड्स जल्दी से नित्य के आगे आते हुए बोले, बॉस हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन नित्य उन लोगों की बातों को सुने बिना वह से निकल जाती है। उसके पीछे पीछे जैकी भी चल जाता है। वही अब पूरी कंपनी में डर का माहौल हो चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि उनके नए इतने रुटलेस होंगे। कुछ तूने? नित्य अपनी कंपनी में एंट्री करते हुए बोली, जैकी कंपनी के लास्ट 2 इयर्स के फाइनेंशियल रिपीट लेकर आओ, और हाँ मेरी मीटिंग रखो पहले सभी डिपार्टमेंट हेड के साथ, वो भी उनके ईयरली रिपोर्ट के साथ, और उसके बाद एम्प्लॉय। उसको बात सुन जैकी अपना सर हिल देता है। उसके बाद वो उसके केबिन से बाहर चला जाता है। लगभग आधे ही घंटे बाद ही नित्य के टेबल पे कुछ रिपोर्ट्स थी जिन्हें वो बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगी। दूसरी तरफ इस वक्त सत्यम अपने ऑफिस से निकल अपने प्राइवेट विला जाने के लिए कार में बैठ गया। उसके बैठे ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर वही सत्यम पीछे बैठा अपने लैपटॉप पे काम करने लगा। अचानक ही उसने देखा कि उसकी कार विला के रास्ते ना जाकर दूसरी तरफ जा रही है, जिसे देख वो ड्राइवर से बोला, महेश तुम कार को दूसरी तरफ क्यों लेकर जा रहे हो? वो अभी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वह पे कुछ और काज आ गई। वही आगे बैठे ड्राइवर ने अपने बैग से गन निकल उसको सत्यम के ऊपर पॉइंट कर देता है। वही सत्यम ये देख हैरान हो जाता है, आखिर उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है जो वो लोग उसके साथ ऐसे कर रहे थे। लेकिन उसे इस वक्त घबरा कर नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना था, इसलिए वो भी चुपचाप कार में बैठ गया। लगभग 10 मिनट बाद उनकी कार एक सुनसान रास्ते पे रुकी। कार रुकते ही ड्राइवर ने सत्यम को कार से बाहर आने का इशारा किया। तभी उसके साइड का डोर खुला। सत्यम ने देखा वह पे 2 लोग खड़े उसके ऊपर गुण ताने हुए थे। सत्यम चुपचाप अपनी कार से बाहर आ जाता है। उसने देखा ये रास्ता एयरपोर्ट का रास्ता था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे की भी नहीं था। ये पूरा रास्ता एक दिन सुनसान था। तभी एक आदमी सत्यम के सर पे पीछे से मरते हुए बोला, ज्यादा दिमाग मत लगा, जो बोल रहे चुपचाप वही करो। उसके बात को सुन सत्यम ने अपने सर के हाथ रख लिया है। तभी वो लोग उसके आगे एक ब्लैंक स्टाम्प पेपर रख दिया और बोले, चुपचाप इस पे साइन कर। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और किसने तुम्हें भेजा? प्रॉमिस करता हूँ पेपर्स पे साइन करके तुम दे दूंगा। उसकी बात सुन एक आदमी आगे उसको एक पिंक उसके पेट के मरते हुए बोला,
हमारे साथ खेलने की कोशिश मत कर, समझ, चुपचाप जो बोल रहे हैं वो कर, वैसे भी थोड़े टाइम में तू दुनिया से बाहर जाएगा, इसलिए जो बोल रहे कर दे, हम तुझे बहुत ही आसान मौत देंगे। उनकी बात सुन सत्यम ने एक नज़र इधर उधर देखा, उसके आसपास लगभग अचानक ही उसकी नज़र एक चीज पे गई जिसे देख उसकी आंखों में चमक थी। सत्यम ने इस बार पेपर्स को नीचे देख दिया, बोला, मैं साइन नहीं करूंगा, चाहे तुम्हें जो करना है वो करो। वो अभी इतना बोल पाया था कि तभी उन्होंने सत्यम के ऊपर हमला कर दिया। वो लोग सत्यम को लगातार मारे जा रहे। अब तक सत्यम के शरीर से अलग अलग हिस्से से खून आने लगा था। वह सिर्फ उन गुंडों को सत्यम को मारने की आवाज आ रही थी। अचानक ही वो एक और आवाज हुई जो कि पुलिस के सायरन की थी, जिसे वो सभी गुंडे सत्यम से दूर हो गए। सत्यम की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी, शायद वो बेहोश हो चुका था। वहीं उस सायरन की आवाज बढ़ती जा रही थी। ये देख एक गुंडा अपने बगल में खड़े इंसान से बोला, बॉस लगता है पुलिस आ रही, हम यहाँ से चलना चाहिए। उसकी बात सुन उसका बॉस बोला, हम जाएंगे लेकिन इसको मारे बिना तो नहीं। अपना हाथ आगे किया जिसे समझ बगल वाले गुंडे ने गन की पॉइंट को सत्यम के ऊपर कर दिया। अचानक ही वहां पे एक गन शूट की आवाज आई। एसएस कॉर्पोरेशन में नित्य अपने काम में बिजी थी। अचानक ही उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा। उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चेयर से टिक कर बैठ गई। अचानक ही उसके आंखों के सामने सत्यम का चेहरा आ गया जिसने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। इसलिए उसने तुरंत अपना फोन उठा सत्यम को कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन बात रहा था। नित्य और ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और उसमें कुछ टाइप करने लगी। थोड़े ही टाइम उसको स्क्रीन पे एक लोकेशन शो होने लगी। नित्य ने लोकेशन वीर को भेज दिया और कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगी। तभी उसके डोर पे नॉक हुआ। नित्य ने अपने बगल में लगा बटन प्रेस कर दिया और जैकी अंदर आया। बॉस, जैसा कि आपने कहा था, मीटिंग रूम में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दी और बोली, ठीक, तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं आती हूँ। उसकी बात सुन जैकी ओह बॉस बोल बाहर चला गया। नित्य ने अपनी आंखें बंद की, कुछ पल लंबी लंबी सांस लेकर अपनी बेचैनी पे काबू किया। लगभग 5 मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो उसका चेहरा नॉर्मल हो चुका था। उसकी बेचैनी काफी हद तक कम हो गई। नित्य अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने टेबल पे रखे फाइल को उठा केबिन से बाहर निकल गई। वही जैकी जो कब से अपनी बॉस का बाहर आने इंतजार कर रहा था, उसने उसके बॉस के हाथ से फाइल ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वही मीटिंग रूम में बैठ सभी लोग एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने सुना है इस कंपनी की नई सीईओ एक छोटी बच्ची है। दूसरे ने कहा, हाँ मैंने भी सुन है, इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता चला है उसने कंपनी में आते ही गार्ड्स और रिसेप्शनिस्ट को भी चेंज कर दिया है। हाँ ये सब छोड़ो, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने अपने पस्त सीईओ को जेल भेज दिया है और उनसे इस कंपनी को भी खरीद लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर उस लड़की कैसी चहल चली होगी। हाँ कोई इतनी छोटी एज में ऐसा कैसे कर सकता है। हो न हो वो लड़की जरूर पैसे की भूखी होगी तभी तो। तभी दूसरा इंसान बोला, ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो पैसे की भूखी होती तो वो भला कंपनी कैसे खरीद सकती थी। वो लोग अभी बोल ही रहे कि तभी मीटिंग रूम का डोर खोल जैकी अंदर आया। वहीं उसके पीछे नित्य भी अंदर आई। उसके आसपास का ऑरा अथॉरिटी और बहुत ही डोमिनेटिंग था, जिस कारण सभी लोगों अपनी अपनी जगह खड़े होने पे मजबूर हो गए थे। वही नित्य जाके से सीधा हेड चेयर पे बैठ गई। वो इस वक्त किसी 18 साल की टीनेजर नहीं बल्कि 24-25 साल की कोई बिजनेस वूमन लग रही थी। उसका स्टाइल उसको एक क्वीन बना रहा था जो ना सिर्फ अपनी प्रजा को संभालती है बल्कि वक्त आने पे दुश्मन को एक काली रात बन जाती है। वो खड़े सभी एक दूसरे को देख रहे, जहां अभी तक वो लोग नित्य के खिलाफ गलत गलत बात बोल रहे थे, वही अब उनके गले से आवाज भी निकल रही थी। नित्य ने एक सबकी तरफ देख फिर उनसे बोली, मैं तुमसे 3 सवाल करूंगी। मैं यहाँ पे मौजूद सभी हेड से 2 सवाल करूंगी ताकि मुझे पता चल सके कि आपको लोग इस कंपनी के लिए परफेक्ट हैं या नहीं। मेरा सबसे पहला सवाल है ऑपरेशन हेड से। जैसे ही ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने ये सुना उन्हें थोड़ा पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी खुद को संभाल के बैठे हुए थे। नित्य का सवाल सुने दिया जो पूछ रही थी, हाउ आर आवर करंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस वर्किंग? आर देयर एनी बॉटलनेक्स और इनएफिशिएंसीज दैट वी कैन एड्रेस? सेकंड क्वेश्चन, आपके हिसाब से हमारे ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए किस एरिया में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? ऑपरेशन डिपार्टमेंट के हेड को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। वही उसके चेहरे पे परेशानी उमड़ आई। उसमें फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड से सवाल किया, हमारी कंपनी के करंट फाइनेंस पोजीशन क्या है? क्या हमारी कैश फ्लो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या फिर किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? उसके बाद उसने अपना दूसरा सवाल पूछा,
क्या प्रोजेक्ट बजट में पूरा हो रहा है या फिर बजट से बाहर जा रहा है? और ये रिपोर्ट में तुमने बहुत से प्रोजेक्ट का बजट पहले 50 करोड़ का बनाया गया था, उसके बाद इसमें 55 करोड़ क्यों दिखा जा रहा है? उसने ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स के हेड से दो दो सवाल किया, लेकिन किसी ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। तभी नित्य जैकी की तरफ देख बोली, जैकी, इन सभी के रेजिग्नेशन लेटर रेडी करो और कल मैं कुछ पेपर्स दूंगी जो कि इनकी काबिलियत को बताए जाए। एक तरीका टेस्ट होगा सभी डिपार्टमेंट हेड और उनके अंदर काम रहे सभी एम्प्लॉय का। ये खबर पूरे कंपनी में फैला दो और साथ बाहर भी हम नए टैलेंट को हायर करेंगे, क्योंकि यहाँ वो काम कर रहे सभी लोग किसी कचरे से कम नहीं है। इनमें किसी के पास क्वालिफाई नहीं है और टैलेंट के नाम पे अपने से नीचे वाले को दबाना आता है। वहां बैठा हर इन हेड हैरान था। शायद ये पहली बार था जब उन्हें किसी कंपनी में इस तरह के टेस्ट देने पड़ रहे थे। उन सभी के चेहरे पे पसीना था, आंखों में डर। उन्होंने सच में भी लगा था ये छोटी लड़की इतनी रुदलेस होगी। वो सभी एक दूसरे को देखने लगे। वही जैकी एडमिरेशन से अपनी बॉस को देख रहे था। सच में उसकी बॉस कमाल है। नहीं धमका थी जिसने यहाँ बैठे सभी लोगों के ऊपर किसी बम की गिरी थी। नित्य मीटिंग रूम से बाहर निकलती उसे पहले बोली, किसी की काबिलियत उसके काम से जानी जाती है, ना कि उनके एज और कैरेक्टर पे उंगली उठा के। कल मैं भी देखती हूँ इस कंपनी के हेड जो कि कंपनी के बैकबोन होते हैं कितने काबिल हैं। फिर वो जैकी की तरफ देख बोली, मैं तुम्हें मेल करती हूँ, एक बात याद रखना, जो भी उस टेस्ट में फेल हो या फिर टेस्ट का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसको उसी वक्त कंपनी की तरफ से रेजिग्नेशन दे देना। इसी के साथ वो वहां से निकल जाती है। वही उसके पीछे सभी हेड हैरान था, आखिर इस लड़की को कब पता चला कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे थे। तभी दूसरा आदमी बोला, उसको छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम अपनी जॉब कैसे बचाएं। आज तक हमने इस कंपनी को बहुत लुटा है, ना जाने हमने कितने ही घोटाले किए हैं। ऐसी ही बातें वो पे होने लगी थी। तभी एक आदमी बोला, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी हम जैकी से उस क्वेश्चन को ले सकते, वैसे भी वो एक नंबर का डरपोक इंसान है, उसको धमकाना कौन सी बड़ी बात है, हम उसके साथ हमेशा ये सब करते आए हैं। जैसे उसने पिछले सीईओ को इस बारे में कंप्लेंट नहीं किया था, वो क्या करेगा। उसकी बात सभी को सही लग रही थी। वही नित्य अपने होठों पे डेविल स्माइल लिए मीटिंग रूम की फोटोज देख रही थी। नित्य अभी वीडियो देख ही रही थी कि तभी उसको वीर का कॉल आया, जिसे सुन वो अपनी जगह पर जम गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और बाहर चली गई। टू बी कंटिन्यूड।